हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। मैं हूँ सीए रोहित चीपर एंड स्वागत है आपका हमारे ट्रिकी एडजस्टमेंट के सीरीज में। आज का ये सेशन हमारे एएफएम के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में हम कवर कर रहे हैं आपके ट्रिकी एडजस्टमेंट और आपके मिस्टेक पॉइंट्स, जो कि हम लोग आपके एएफएम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम कर देते हैं। जैसे कि जब भी हम कोई एएफएम का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे मन में हमेशा डाउट रहता है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर कितने डेसिमल में निकालें, यानी कि पीवी फैक्टर कितने डेसिमल में लेना है, वेट कितने डेसिमल में लेना है, प्रोबेबिलिटी कितने डेसिमल में लेना है, रिटर्न हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ये सब कितने डेसिमल में कंसीडर करना है। तो ये सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका डेसिमल रूल। तो सबसे पहले समझेंगे कि आपका एएफएम का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो कितने डेसिमल में आपको आंसर निकालना है, क्योंकि डेसिमल के फर्क से हो सकता है कि आपका आंसर और आईसीआई का आंसर थोड़ा बहुत वेराई कर जाए और हो सकता है कि एग्जामिनर उसके मार्क्स डिडक्ट कर ले। तो डेसिमल रूल जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे आपकी कॉमन मिस्टेक्स, यानी कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ट्रिकी एडजस्टमेंट होता है। उस ट्रिकी एडजस्टमेंट के मल्टीपल तरीके से ट्रीटमेंट होते हैं और अगर आपने कुछ गलत ट्रीटमेंट कर दिया तो उसके मार्क्स कटते हैं। तो हम आपकी कॉमन मिस्टेक्स भी देखने वाले हैं। सारी की सारी कॉमन मिस्टेक्स आपके एएफएम के स्टडी मैट के क्वेश्चंस की हमने यहां पर एक साथ कलेक्ट कर ली है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड चीज, आपके ट्रिकी एडजस्टमेंट, यानी कि कोई नया एडजस्टमेंट जो आपके क्वेश्चन में होता है उस नए एडजस्टमेंट का किस तरह से ट्रीटमेंट होगा। फिर हम लोग बात करेंगे अजम्पशंस की। कभी कभी क्या होता है कि आईसीआई कुछ ऐसी अजम्पशन ले लेता है जो कि हम लोग नॉर्मल केस में नहीं लेते हैं, तो वो वाली अजम्पशंस भी हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम क्या अजम्पशन लेनी है। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर लॉट साइज गिवन नहीं है फ्यूचर्स का या फॉरवर्ड का, तो आपको बाय डिफॉल्ट कितना लॉट साइज कंसिडर करना है। आपका एडवांस कैपिटल बजटिंग में सेंसिटिविटी एनालिसिस होता है, जहां पर आपको एक परसेंटेज से आपके फैक्टर को चेंज करना होता है। तो अगर क्वेश्चन में सेंसिटिविटी का फैक्टर गिवन नहीं है तो कितना सेंसिटिविटी का फैक्टर कंसीडर करना है। तो ये सारे अजम्पशन हम कंसीडर करेंगे यहां पे। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफाइंग क्वेश्चन रिक्वायरमेंट की, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि एएफएम में आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जब आप रीड करते तो आपको पता नहीं चलता कि इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या करना है। तो जो एग्जैक्टली आपको करना है वो हम लोग सीखने वाले हैं सिंप्लीफाइंग क्वेश्चन रिक्वायरमेंट में, यानी क्वेश्चन जब इनडायरेक्ट वे में आपसे कुछ पूछेगा तो उसका आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। और ये सभी चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीजें मैंने अपने एग्जाम में फॉलो करी थी और मैंने 91 मार्क्स सिक्योर करे थे आपके एएफएम के अंदर। तो आपको भी एग्जाम से पहले ये सारे मिस्टेक पॉइंट्स जो भी आप एग्जाम में कर सकते हैं, जो भी आपके अजम्पशंस है, जो भी आपकी एम्बिग्विटी है, ये सभी आपको एग्जाम से पहले क्लियर होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में आपसे एटलीस्ट ये वाली मिस्टेक्स ना हो। तो ये सब चीजें आपके सेशन में कवर रहेगी। सेकंड चीज सर, कि ये सारी मिस्टेक जो आपने बनाई है ये कहां से बनाई है, यानी इसका सोर्स क्या है। तो हमने ये सारे के सारे मिस्टेक पॉइंट्स आपके स्टडी मैट को देखकर बनाए हैं और हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स सॉल्व किए हैं क्लास के अंदर। तो स्टूडेंट्स के जो डाउट्स आते हैं वो भी हमने कवर किए हैं। और जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सोल्यूशन में हमें लगता है कि यार यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक कर सकता है, यानी यहाँ पर थोड़ी एम्बिग्विटी है, तो वो सब चीजें हमने यहाँ पर कंसिडर करी है। तो ये हमारे आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सर ये जो आप मिस्टेक पॉइंट यहां पर बताने वाले हैं, जैसे कि हमारा यहां पर एक डेसिमल रूल है जहां पर हमने प्रायोरिटी वाइज बता रखा है। फिर हमारे यहां पर चैप्टर वाइज मिस्टेक पॉइंट्स है कि इस चैप्टर के इस कंसेप्ट में आप ये मिस्टेक कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का रेफरेंस भी दे रखा है कि इस क्वेश्चन को आप रेफर करेंगे तब आपको ये मिस्टेक रियलाइज होगी। तो ये जो पीडीएफ आप हमें दिखा रहे हैं सर, ये पीडीएफ हमें कहां मिलेगी, तो ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे पीडब्ल्यू के ऐप पे, या फिर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे जाके सर्च करिए सीए रोहित चीपड़, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहां पर फाइल्स वाले एरिया में आपको ये पीडीएफ अवेलेबल रहेगी।
तो ये तो हो गया आपके फाइल के लिए कि ये फाइल आपको कहां पर मिलेगी। अब चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपके डेसिमल रूल की, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है एग्जाम के अंदर कि अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कितने डेसिमल में उसको सॉल्व करें। तो हमने यहां पर प्रायोरिटी वाइज बताया है कि आपको किस प्रायोरिटी में आपके डेसिमल कंसीडर करने हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि अगर क्वेश्चन ने आपको स्पेसिफाई कर रखा है कि इस क्वेश्चन को आपको 3 डेसिमल में, 4 डेसिमल में या 2 डेसिमल में कैलकुलेट करना है, तो आपको हमेशा क्वेश्चन को फॉलो करना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि क्वेश्चन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डेसिमल, तो हमें क्वेश्चन को फॉलो करना है। सेकंड है कि अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं करा कि कितने डेसिमल में कैलकुलेशन करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम आपके क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं और क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके देखते हैं कि क्वेश्चन जो गिवन है वहां पर आईसीआई ने कितने डेसिमल यूज किए हैं। जैसे कि अगर आपका कोई फॉरेक्स का क्वेश्चन आया, फॉरेक्स के क्वेश्चन में आपको जो एक्सचेंज रेट गिवन थी वो एक्सचेंज रेट गिवन थी 1.5129। तो अगर आपको इस तरह से एक्सचेंज रेट गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब आईसीआई ने यहां पर 4 डेसिमल फॉलो किया है। तो जिस तरह से क्वेश्चन में डेसिमल फॉलो हुए हैं वही डेसिमल हम लोग फॉलो करेंगे। तो अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता एग्जैक्टली कितने डेसिमल फॉलो करने हैं, तो हम चेक करेंगे क्वेश्चन ने कितने डेसिमल फॉलो करे हैं, और जितने क्वेश्चन ने डेसिमल फॉलो करे उतने ही हम लोग आंसर के अंदर डेसिमल फॉलो करेंगे। तो ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी है। अब आती है थर्ड प्रायोरिटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आईसीआई ना तो आपको बताता है कितने डेसिमल कंसीडर करने हैं, दूसरा जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तब भी हमें आइडेंटिफाई नहीं होता कि कितने डेसिमल कंसीडर करने चाहिए। तो उस केस में हमने यहां पर बता रखा है कि हर कंसेप्ट के अंदर आपको आइडियली कितने डेसिमल फॉलो करने चाहिए। ये जो भी आप कंसेप्ट देख रहे हैं, ये सारे कंसेप्ट हमने आपके स्टडी मैट के क्वेश्चन को रेफर करके प्रिपेयर करे हैं। तो सबसे पहले आपका जो भी अमाउंट होता है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तो कितने अमाउंट में कैलकुलेशन करें, तो जब भी आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे आपको हमेशा 2 डेसिमल में अमाउंट कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि आईसीआई अपने मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में 2 डेसिमल ही फॉलो करता है। 2 डेसिमल में आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आईसीआई से मैच होगा। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज। जो भी आपका रिटर्न कैलकुलेट करते हो, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हो, जो भी आप अपना यहाँ पर वेरिएंस हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया, जो भी चीजें परसेंटेज में आप कैलकुलेट करते हो उनको भी 2 डेसिमल में कैलकुलेट करना है। जैसे कि 66.67%, तो इसको आपको यहाँ पर 2 डेसिमल यानी 67 में कंसिडर करना है। फिर है आपका पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवी फैक्टर की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर आपके चेंज हो जाते हैं। पीवी फैक्टर को आपको हमेशा 3 डेसिमल में ही मानना है अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया। क्वेश्चन ने अगर स्पेसिफाई कर रखा है या क्वेश्चन ने पीवी फैक्टर दे रखे तो वो कंसिडर करिए, अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं करा है तो 3 डेसिमल आपको फॉलो करने हैं। आप अपने अगर एडवांस कैपिटल बजटिंग का चैप्टर देखेंगे तो वहां पर भी आईसीआई ने हमेशा 3 डेसिमल फॉलो करे हैं। किसी किसी क्वेश्चन के अंदर 4 डेसिमल पे आईसीआई गया है, लेकिन 90% क्वेश्चन में आईसीआई ने 3 डेसिमल फॉलो किए हैं। तो हम भी एग्जाम में 3 डेसिमल फॉलो करेंगे आपके पीवी फैक्टर में। फिर आते हैं आपके वेट्स। वेट्स में कितने डेसिमल लेने सर, तो वेट्स के अंदर आपको 4 डेसिमल लेके चलने हैं, जैसे यहां पर हमने एग्जांपल भी दिया है 0.6667 का। फिर आता है आपका बीटा। बीटा में कितने डेसिमल ले, तो बीटा के अंदर भी आपको 4 डेसिमल कंसिडर करने, क्योंकि आईसीआई भी अपने क्वेश्चन में 4 डेसिमल कंसिडर कर रहा है। एक्सचेंज रेट में क्या करना है, एक्सचेंज रेट भी अगेन 4 डेसिमल, और आपके जो भी अदर्स होंगे वो भी आपको 4 डेसिमल में फॉलो करने हैं। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है और इनमें क्या डेसिमल फॉलो करना है ये हमने एक्सप्लेन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका पीवी फैक्टर है, जिसको हाईलाइट कर रखा है कि इसको आपको हमेशा 3 डेसिमल में ही फॉलो करना है। तो ये तो हो गया आपका डेसिमल रूल कि एग्जाम में किस तरह से डेसिमल आपको फॉलो करने हैं। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर वाइज मिस्टेक रजिस्टर, जहां पर हमने हर चैप्टर के हर कंसेप्ट के अंदर जो भी आपसे कॉमन मिस्टेक्स हो सकती है, सभी कॉमन मिस्टेक्स को हाईलाइट करा है, और हर मिस्टेक के साथ
हमने क्वेश्चन का रेफरेंस दिया है कि आपसे ये मिस्टेक कौन से क्वेश्चन में हो सकती है। तो जब भी आप कोई चैप्टर रिवाइज करें तो रिवाइज करने से पहले आपको ये मिस्टेक पॉइंट्स एक बार गो थ्रू करने हैं, ताकि जब भी आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन में आपसे वो सेम मिस्टेक नहीं होगी और रिवीजन आपका थोड़ा फास्ट कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम से 1 या 2 घंटे पहले आपको सारे मिस्टेक पॉइंट एक बार रीड करने हैं, ताकि एग्जाम के अंदर भी कोई भी सिली मिस्टेक या फिर कॉमन मिस्टेक रिपीट ना हो। तो ये आपके मिस्टेक रजिस्टर का यूज है। अब सबसे पहला चैप्टर है हमारा एडवांस कैपिटल बजटिंग का, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है स्टडी मैट का। अब सर चैप्टर नंबर 3 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में कोई मिस्टेक पॉइंट नहीं है? तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमारा मोस्टली थियरी चैप्टर है, वहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ भी नहीं है या फिर 1 या 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो वहां पर हमें एज सच कोई मिस्टेक पॉइंट नहीं दिखा, तो वो यहां पर एडेड नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई मिस्टेक पॉइंट लगता है उन चैप्टर्स में तो आप उनको अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ताकि वो भी आपके हर बार रिवाइज हो जाएंगे। सबसे पहला चैप्टर यहां पर एडवांस कैपिटल बजटिंग का है और सबसे पहला कंसेप्ट यहां पर है इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन का। तो यहां पर आपसे क्या मिस्टेक हो सकती है उनको समझते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है शो हाउ द वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट इज टू बी इवेल्युएटेड, क्वेश्चन ने बोला है कि प्रोजेक्ट की वायबिलिटी किस तरह से इवेल्युएट करेंगे, तो यहां पर आपको क्या करना है, तो यहां पर एग्जैक्टली आपको आपके क्वेश्चन में एनपीवी कैलकुलेट करके बताना है। तो क्वेश्चन ने डायरेक्टली नहीं बोला कि एनपीवी कैलकुलेट करिए, लेकिन अगर ये लाइन आपको क्वेश्चन में दिख जाए, इसका मतलब क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि आप यहां पर एनपीवी कैलकुलेट करके बताइए। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं आपके स्टडी मैट में, तो ये हमारा स्टडी मैट है और ये हमारा एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडवांस कैपिटल बजटिंग का चैप्टर है। यहां पर आपको TY के 17 मिलेगा। अब क्वेश्चन के अंदर ईयर गिवन है, कैश फ्लो गिवन है, क्वेश्चन के अंदर इन्फ्लेशन रेट गिवन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है, लेकिन जब फाइनल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आई तो क्वेश्चन ने डायरेक्टली नहीं पूछा एनपीवी बताइए, क्वेश्चन ने बोला कि वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करिए। तो वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट कैसे इवैल्यूएट होगा, ये इवैल्यूएट होगा आपके एनपीवी कैलकुलेशन के थ्रू। तो आपको यहां पर एनपीवी कैलकुलेट करके बताना है। तो ये एक एग्जांपल था कि किस तरह से मिस्टेक पॉइंट्स को क्रिएट करा गया है, ताकि एग्जाम में कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो अब हम क्विकली आपके सारे मिस्टेक पॉइंट्स एक बार समझ लेते हैं। हम सारे चैप्टर्स के मिस्टेक पॉइंट इस सेशन में कवर करेंगे, लेकिन अगर आप इस सेशन को रेफर कर रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप कोई चैप्टर पढ़े तो उस चैप्टर से पहले उसके मिस्टेक पॉइंट कवर कर लीजिए, क्योंकि जब आप सारे मिस्टेक पॉइंट एक साथ कवर करते हैं तो आपको इतना कंटेक्स्ट नहीं रहता है कि इस मिस्टेक पॉइंट का एग्जैक्टली मतलब क्या है। तो हर चैप्टर से पहले मिस्टेक पॉइंट रिवाइज करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे आपको कंटेक्स्ट पता रहेगा। अभी अगर आप हमारे साथ सारे मिस्टेक पॉइंट कवर कर लेंगे तो मिस्टेक पॉइंट आप समझ तो जाएंगे, लेकिन उसका कंटेक्स्ट आपको इतना पता नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को आपको हर बार रेफर करना है जब भी आप कोई नया चैप्टर स्टार्ट करें। अगर अभी आप एडवांस कैपिटल बजटिंग पढ़ रहे हैं तो एक बार हमारे साथ एडवांस कैपिटल बजटिंग के मिस्टेक पॉइंट रिवाइज कर लीजिए, और फिर जब आप नेक्स्ट चैप्टर यानी कि सिक्योरिटी वैल्यूएशन पे जाएंगे तो उसके भी हमारे साथ रिवाइज कर लीजिएगा। तो हम तो सारे मिस्टेक पॉइंट्स एक साथ कवर करेंगे, लेकिन आपसे सजेशन ये है कि आपको चैप्टर वाइज यहां पर कवर करना है। और हमेशा आपको, अगर आपका AFM का कंप्लीट रिवीजन हो चुका है तो आप सारे मिस्टेक पॉइंट रेफर कर सकते हैं। तो पहला मिस्टेक पॉइंट हम समझ गए। सेकंड है आपका कि डेप्रिसिएशन डज नॉट चेंज विद इन्फ्लेशन एज इट इज कैलकुलेटेड ऑन हिस्टोरिकल वैल्यू। तो क्वेश्चन में अगर इन्फ्लेशन गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, तो कभी भी डेप्रिसिएशन के वैल्यू को इंक्रीज नहीं करना है इन्फ्लेशन के साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आपको सीखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट है inflation for revenue and cost can be different, so their nominal cash flow will be calculated using applicable rate। क्वेश्चन के अंदर आपको इन्फ्लेशन रेट, कॉस्ट का और रेवेन्यू का डिफरेंट गिवन हो सकता है। आप कॉस्ट को कॉस्ट के इन्फ्लेशन रेट से इंक्रीज करेंगे, रेवेन्यू को रेवेन्यू के इन्फ्लेशन रेट से इंक्रीज करेंगे। ये भी इलस्ट्रेशन 2 का मिस्टेक पॉइंट है। फिर है आपका इफ क्वेश्चन मेंशन कैश फ्लो आर, क्वेश्चन ने बोला कि आपके जो कैश फ्लो है वो विदाउट इन्फ्लेशन है या फिर इग्नोरिंग इन्फ्लेशन है, तो इसका मतलब क्या है
क्वेश्चन आपको कहना चाहता है कि ये कैश फ्लो आपके रियल कैश फ्लो है एंड रियल कैश फ्लो में हम इन्फ्लेशन ऐड करके उनको नॉमिनल कैश फ्लो करते हैं। टी वाई के 19 में आपको सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन ने बोला है कि आपका जो कैश फ्लो है वो रिकॉग्नाइजिंग है या फिर इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन है, इसका मतलब कैश फ्लो आपके नॉमिनल है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, if cash flow are nominal and nothing is specified in question about discount rate, then assume discount rate as real rate। यानी क्वेश्चन ने ये बात बोल दी कि कैश फ्लो तो आपके नॉमिनल है लेकिन डिस्काउंट रेट के बारे में नहीं बताया कि ये रियल है या नॉमिनल है, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट अज्यूम करेंगे कि ये रियल है। यानी कि जो कैश फ्लो है उसका उल्टा आपका डिस्काउंट रेट रहेगा अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। आप टी वाई के 17 इसके साथ रेफर कर सकते हैं। इफ कैश फ्लो आर रियल, nothing is specified about discount rate, then discount rate are nominal। तो सेम पॉइंट टी वाई के 19 में, लेकिन रिवर्स पॉइंट है कि अगर कैश फ्लो के लिए मेंशन है कि कैश फ्लो रियल है, डिस्काउंट रेट को नहीं बताया कि ये नॉमिनल है या रियल है, तो डिस्काउंट रेट को आपको नॉमिनल मानना है और नॉमिनल मानने के बाद आपको उसको रियल में कन्वर्ट करना होगा और फिर आपका एनपीवी कैलकुलेट होगा। ये आप टी वाई के 19 में समझेंगे। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका स्टैटिस्टिकल टेक्निक। यहां पर बोला है क्वेश्चन आस्क पॉसिबल डेविएशन इन एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्वेश्चन ने बोला पॉसिबल डेविएशन बताइए एक्सपेक्टेड वैल्यू में, तो एग्जैक्टली क्या बताना है सर? तो एग्जैक्टली आपको बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेजेंट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन का एचडी बताना है, कैश फ्लो का एचडी नहीं बताना है। प्रेजेंट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन का एचडी डिफरेंट होता है, कैश फ्लो का एचडी डिफरेंट होता है। जब आप कैपिटल बजटिंग रिवाइज करेंगे तो आप वहां पर रेफर कर सकते हैं। टी वाई के 1 और 5 में आपको देखने को मिलेगा, while evaluating which project should be accepted, calculate both NPV and standard deviation, select the project which have higher NPV and lower HD। जब भी प्रोजेक्ट सिलेक्शन की बात आएगी तो NPV और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों कैलकुलेट करेंगे और ऐसा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है जिसका एनपीवी हायर हो और स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क होता है, एनपीवी हमारा रिटर्न होता है। रिटर्न मैक्सिमाइज होना चाहिए, रिस्क आपका मिनिमाइज होना चाहिए। टी वाई के 2 में सीखेंगे आप। फॉर प्रोजेक्ट सिलेक्शन फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी। अगर आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है तो किस प्रायोरिटी में आपको फैक्टर कंसिडर करने हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी पे स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा, सेकंड प्रायोरिटी पे सीवी रहेगा, सीवी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और थर्ड प्रायोरिटी पे आपका एनपीवी रहेगा। टी वाई के 3 में आपको ये प्रायोरिटी सीखने को मिलेगी कि जब भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, तीनों के थ्रू डिफरेंट आंसर आ रहा है, तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और फिर आपका एनपीवी, ये आपकी प्रायोरिटी है। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन दोनों के थ्रू जो आंसर था वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो आप ऐसे केस में एनपीवी मेथड आपका बेस्ट रहेगा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में, बिकॉज एनपीवी का फोकस क्या होता है कि आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, आपके जो इन्वेस्टर है उसका वेल्थ यहां पर इंक्रीज हो इन टर्म्स ऑफ टाइम वैल्यू। तो ये आपका स्टैंडर्ड मिस्टेक पॉइंट है, आपके टी वाई के 3 में आपको देखने को मिलता है। फिर है आपका इफ देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स इन क्वेश्चन एंड फॉर फर्स्ट प्रोजेक्ट कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 ईयर आर गिवन, देन लाइफ ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्ट इज 3 ईयर। क्वेश्चन के अंदर 2 प्रोजेक्ट है, पहले प्रोजेक्ट के अंदर 3 साल के कैश फ्लो गिवन है, तो पहले प्रोजेक्ट का लाइफ होगा 3 साल का। सेकेंड प्रोजेक्ट का आपको कैश फ्लो गिवन है केवल फर्स्ट ईयर का, और क्वेश्चन ने मेंशन किया कि एनुअल कैश फ्लो थ्रू लाइफ, यानी कि केवल 1 साल का कैश फ्लो दिया और बोला कि ये आपका थ्रू आउट द लाइफ चलेगा। तो आपको सेकंड प्रोजेक्ट की लाइफ क्या अज्यूम करनी है? सेकंड प्रोजेक्ट की लाइफ होगी आपकी सेम एज फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये टी वाई के 5 में देखने को मिलता है। एक बार मैं आपको रिव्यू कराता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। टी वाई के 5 में क्या हुआ है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। तो टी वाई के 5 है आपका एडवांस कैपिटल बजटिंग का। यहां पर आपके 2 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई। प्रोजेक्ट एक्स के लिए आप देख सकते हैं 3 साल के कैश फ्लो गिवन है, तो 3 साल इसकी लाइफ मानी है। अब प्रोजेक्ट वाई में केवल 1 साल का कैश फ्लो गिवन है और उस कैश फ्लो की आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो इस कैश फ्लो की या फिर इस प्रोजेक्ट की लाइफ क्या है? तो जनरली हम तो इनफाइनाइट पर मानते हैं, लेकिन आईसीआई इनफाइनाइट नहीं मानता। आईसीआई बोलता है जो पहले प्रोजेक्ट की लाइफ थी 3 इयर्स, वही आपको यहां पर अज्यूम करनी है। तो ये अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर इन्वेस्टमेंट वाई की या प्रोजेक्ट वाई की लाइफ मेंशन नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम लोग 3 ईयर मेंशन करेंगे जो कि प्रोजेक्ट एक्स की लाइफ है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर है सिनारियो एनालिसिस। सिनारियो एनालिसिस में क्या बोला है? इफ देयर इज अनसर्टेनिटी इन कैश फ्लो
देन अज्यूम द वर्स्ट केस सिनारियो। क्वेश्चन में अगर बताया नहीं है कि कौन से ईयर में कौन सा सिनारियो एप्लीकेबल होगा, तो हम लोग यहां पर बोलेंगे कि यहां पर कैश फ्लो की अनसर्टेनिटी है, यानी यहां पर पता नहीं कि कौन सा कैश फ्लो होगा, तो हम लोग वर्स्ट केस सिनारियो कंसिडर करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10 में ये आपको देखने को मिलेगा। फिर है आपका सेंसिटिविटी एनालिसिस। यहां पर है आपका नो नीड टू कैलकुलेट सेंसिटिविटी फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्काउंट रेट, प्रोजेक्ट लाइफ अनलेस क्वेश्चन आस्क्ड टू कैलकुलेट इट। तो आपके सेंसिटिविटी एनालिसिस में क्वेश्चन ने बोला कि सेंसिटिविटी कैलकुलेट करिए, स्पेसिफाई नहीं करा कि कौन से फैक्टर की करनी है। तो हम जनरली क्या करते, सारे फैक्टर की कैलकुलेट करते, लेकिन इन 3 फैक्टर की कैलकुलेट नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपसे नहीं पूछे, क्योंकि इन 3 फैक्टर की जो सेंसिटिविटी है वो आईसीआई भी कैलकुलेट नहीं करता है अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो अगर आप कैलकुलेट भी कर देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इनकी आप सेंसिटिविटी तब तक कैलकुलेट नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपसे नहीं पूछे। फिर है आपका if adverse percent change is not given in equation then take 10% as adverse change। तो sensitivity analysis में अगर आपको याद होगा तो हमें एक adverse percentage change करना होता है आपके factors में, और फिर हम देखते हैं कि NPV में कितना परसेंट चेंज हुआ। अगर ये adverse percent change given नहीं है तो by default हम लोग 10% का adverse change मानेंगे और इसको यूज करके आपके NPV की सेंसिटिविटी चेक करेंगे। TY के 10 में आपको ये सीखने को मिलता है। फिर है आपका प्रेफरेंस ऑफ अप्रोच फॉर सेंसिटिविटी एनालिसिस, फॉरवर्ड या फिर रिवर्स। सेंसिटिविटी कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला फॉरवर्ड, जहां पर हम लोग आपके फैक्टर में चेंज करके एनपीवी को चेक करते हैं कि एनपीवी में क्या चेंज आया। दूसरे के अंदर रिवर्स अप्रोच में हम एनपीवी को चेंज करते 0 पे और चेक करते कि फैक्टर में कितना चेंज आया। तो फॉरवर्ड और रिवर्स अप्रोच में से कौन सा अप्रोच हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कोई अप्रोच तो वही अप्रोच फॉलो करिए, जैसे टीवाई के 11 में स्पेसिफाइड था। सेकंड, इफ सेंसिटिविटी ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ टाइम नीड्स टू बी कैलकुलेटेड देन यूज रिवर्स अप्रोच। क्वेश्चन ने बोला कि प्रोजेक्ट लाइफ टाइम की सेंसिटिविटी निकालनी है तो हमेशा रिवर्स अप्रोच फॉलो करनी है, क्योंकि प्रोजेक्ट लाइफ टाइम की सेंसिटिविटी केवल रिवर्स अप्रोच के थ्रू निकल सकती है, जहां पर एनपीवी को 0 करके आपका प्रोजेक्ट लाइफ निकाला जाता है। अगर आप इसको फॉरवर्ड अप्रोच से करने जाएंगे तो ये आपसे सॉल्व नहीं होगा। फिर है आपका इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो आप हमेशा एनपीवी कैलकुलेट करते फॉरवर्ड अप्रोच से। तो फॉरवर्ड अप्रोच हमारा बाय डिफॉल्ट अप्रोच है, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका कि टीवाई के 13 में बाय डिफॉल्ट इन्होंने रिवर्स अप्रोच फॉलो किया है, फॉरवर्ड अप्रोच फॉलो नहीं किया है। तो ये आपका समरी है कि किस प्रेफरेंस के अंदर आपको सेंसिटिविटी का अप्रोच फॉलो करना है। नेक्स्ट है आपका if acceptable level of risk of project is 20% then company will not accept the project if probability of negative NPV is more than 20%। क्वेश्चन में एक सिंपल सी लाइन मेंशन है टीवाई के 13 में, आपको चलो दिखा देते हैं एक बार। टीवाई के 13 कहां पर हो तुम। तो ये हमारा टीवाई के 13 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक एडजस्टमेंट दिखेगा, यहां पर बोला है एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क 20% है, यानी कंपनी 20% का रिस्क ले सकती है। अब इसका मतलब क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके प्रोजेक्ट का नेगेटिव एनपीवी होने के चांसेस मोर देन 20% है, यानी लॉस होने के चांसेस मोर देन 20% है, तो आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। अगर लेस देन 20% है तो 20% का रिस्क तो ले सकते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा सिलेक्ट। तो आपका जो डी वाला पार्ट है जहां पर आपकी पुअर इकोनॉमी है, यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है और एनुअल सेल्स गिवन है। यहां पर जब आप अपनी एनपीवी कैलकुलेट करेंगे और मान लेते ये एनपीवी नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आने की प्रोबेबिलिटी हो गई है 30%, आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा रिजेक्ट। तो ये आपका एडजस्टमेंट आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके मिस्टेक पॉइंट्स थे, एडजस्टमेंट थे और क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन थे एडवांस कैपिटल बजटिंग के। यहां पर हमने थोड़ा स्पेस और दे रखा है, तो इनके अलावा अगर आपको और कोई मिस्टेक पॉइंट्स होता है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम तो आप प्लीज यहां पर लिखते जाइए, ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आपसे हो सकती है। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस में केवल एक सिंपल सा मिस्टेक पॉइंट है सीरियल कोरिलेशन टेस्ट का, कि क्वेश्चन के अंदर आपको हाई, लो, ओपनिंग और क्लोजिंग, आपको 4 तरह के प्राइस क्वेश्चन में गिवन हो सकते हैं, बट आपके लिए इन चारों में से केवल एक ही प्राइस रिलेवेंट है, जो कि है आपका क्लोजिंग प्राइस।
So we have to use only closing price in our serial correlation and run test calculation. तो भले सीरियल कोरिलेशन का क्वेश्चन हो, रन टेस्ट कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो, हमें हाई प्राइस, लो प्राइस, ओपनिंग प्राइस इनको इग्नोर करना है, केवल क्लोजिंग प्राइस ही रेफर करना है। सर ये कहां पर देखने को मिलेगा? तो मैं आपको फटाफट से क्वेश्चन दिखा देता हूं इसका। हमारे एएफएम के क्वेश्चन बैंक में है इसका क्वेश्चन, सिक्योरिटी एनालिसिस। तो फटाफट इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था जो कि आपके जैन 21 एग्जाम में पूछा गया था। जैन 21 एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, यहां पर ओपनिंग वैल्यू, हाई वैल्यू, लो वैल्यू, क्लोज वैल्यू गिवन था। तो ये ओपनिंग, हाई, लो रिलेवेंट नहीं है, केवल क्लोजिंग वैल्यू रिलेवेंट होता है। तो ये कंफ्यूजन आपको एग्जाम में ध्यान में रखना है, हमेशा क्लोजिंग वैल्यू ही रिलेवेंट रहेगा। तो ये आपका सेंसिटिविटी एनालिसिस का सिंपल सा एडिशनल क्वेश्चन 1 में आपको मिलेगा हमारे स्टडी मैट के। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर। यहां पर पहला मिस्टेक पॉइंट है बेसिक कंसेप्ट का, कि if detail of debt is not mentioned in question then assume there is no debt in company and cost of company equal to cost of equity। debt given नहीं है, assume कर लो debt है ही नहीं कंपनी में, तो cost of company क्या होगा? जो cost of equity है, TY के 3 में आपको रेफरेंस मिलेगा। Interest can be calculated from effective interest rate. If effective interest rate is given in question, then ignore specific interest rate of bond debenture। यहां पर क्या बोला है? क्वेश्चन के अंदर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी गिवन है, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट भी गिवन है, तो कौन सा कंसिडर करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में? हमेशा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ही कंसिडर करेंगे। टीवाई के 12 में ये देखने को मिलता है। एक बार आपका टीवाई के 12 भी देख लेते हैं। तो टीवाई के 12 मिलतेगा स्टडी मैट में, चैप्टर नंबर है आपका 5। तो हमें चलना है टीवाई के 12 पे। मेरे ख्याल से पेज नंबर 50 के अराउंड मिल जाना चाहिए। यहाँ पे तो आंसर है, तो ये आपका है टीवाई के 12। अब टीवाई के 12 में क्या हुआ है? यहां पर आप देखेंगे आपको 8% डिबेंचर है, 10% बॉन्ड है, यानी इंटरेस्ट रेट गिवन है इनका। लेकिन अगर आप जाएंगे नीचे तो आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मिलेगा 8% का। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें? दो ऑप्शन है, या तो आपके डिबेंचर को मल्टीप्लाई करो इसके इंटरेस्ट 8% से, और बॉन्ड के 50 को मल्टीप्लाई करो 10% से। ये क्या होता है? 125 इंटू 8% होता है 10, 50 इंटू 10 होता है 5, तो ये होता है 15 का इंटरेस्ट। ये तो एक तरीका है, लेकिन ये तरीका आपका गलत है, ये फॉलो नहीं करना है। आपको यूज करना है इफेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ 8%। दोनों का आप सम कर लेंगे, 125 प्लस 50 ये होता है 175, इंटू करेंगे 8%। 175 का 8% मेरे ख्याल से होता है 14, तो ये 14 आपको कंसिडर करना होगा। तो ये आपका मिस्टेक पॉइंट है। फिर नेक्स्ट है आपका वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर। ये तो बहुत ही अच्छा मिस्टेक पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाई नहीं है कि डिविडेंड हमारा D0 है या फिर D1 है, तो हमें क्या अज्यूम करना है? तो हमें आपके डिविडेंड को D0 मानना है फॉलोइंग केसेस में। क्वेश्चन ने बोला डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेज, करंट डिविडेंड, डिक्लेयर डिविडेंड, डिविडेंड पे, और डिविडेंड इज गिवन इन इनकम स्टेटमेंट। अगर इनमें से कोई भी वर्ड यूज है या फिर डिविडेंड इनकम स्टेटमेंट में गिवन है, इसका मतलब आपका डिविडेंड D0 है, तो आपको D0 मानना है। D1 कब मांगेंगे? D1 आपको केवल एक सिंगल केस में मानना है, जब आप इसको ईपीएस से कैलकुलेट करते हैं और आपके रिमेनिंग केसेस में। तो जब भी आप डिविडेंड कैलकुलेट कर रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर ईपीएस गिवन है 5 रुपीज का, क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड पे आउट रेशियो गिवन है आपको 20% का, तो यहां पर आप डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं ईपीएस मल्टीप्लाइड डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो 5 इंटू 20% यानी 1 रुपीज डिविडेंड है, इसको आपको D1 मानना है। तो जब ईपीएस से कैलकुलेट करेंगे तब D1 मानेंगे और रिमेनिंग केसेस में भी D1 मानेंगे, लेकिन क्वेश्चन में अगर ये वैल्यूज दिख गए तो इसका मतलब ये आपका D0 रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन सेज बोनस इशूड एट द रेशियो ऑफ 1:5 ड्यूरिंग द 4th ईयर, देन अज्यूम। क्वेश्चन ने बोला 1:5 का बोनस दिया ड्यूरिंग द 4th ईयर। ड्यूरिंग द 4th ईयर में सर कब दिया? स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर में दिया, एंड ऑफ 4th ईयर में दिया। क्या अज्यूम करें? तो आपको अज्यूम करना है कि आपके 4th ईयर के बिगिनिंग में यानी स्टार्टिंग में आपको बोनस मिला है, और जब आपको डिविडेंड मिलता है 4th ईयर के एंड में, तो आपको डिविडेंड बोनस शेयर पे भी मिलेगा। और सेकंड है,
बोनस शेयर को आपको सेल भी करना है जब आप ओरिजिनल शेयर को सेल करें। TYK14 का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मुझसे डाउट पूछते हैं कि सर यहाँ पर आपने जब फाइनली सेल करा तो 1 शेयर 1.2 शेयर कैसे हो गया, तो आपका जो बोनस है वो भी आपने साथ में सेल किया होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, if stock is not paying any dividend for certain period and investor wants to maintain a fixed cash flow। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आपके इन्वेस्टर को एक फिक्स कैश फ्लो मेंटेन करना है, क्वेश्चन में डिविडेंड बोला है कि डिविडेंड आपका जो स्टॉक है वो पे नहीं करता। अब अगर डिविडेंड पे नहीं होता तो इन्वेस्टर को कैश फ्लो कहां से आएगा? इन्वेस्टर को कैश फ्लो मिलेगा स्टॉक को सेल करके। तो इन्वेस्टर को उस केस में आपके शेयर को सेल करना होगा ताकि वो अपना कैश फ्लो मेंटेन कर सके। TYK16 में आपको ये सीखने को मिलता है। फिर है आपका नॉमिनल रिस्क फ्री रेट, होता है आपका रिस्क फ्री रेट प्लस इन्फ्लेशन। हमेशा ध्यान रखना रिस्क फ्री रेट में इन्फ्लेशन ऐड करने पे नॉमिनल रिस्क फ्री रेट मिलता है। इन CAPM फॉर्मूला we use nominal risk free rate and if nothing is mentioned in question assume risk free rate as nominal risk free rate। आप जो CAPM का इक्वेशन यूज करते हो, रिक्वायर्ड रिटर्न इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, यहां पर जो RF देख रहे हो ये आपका नॉमिनल RF होता है बाय डिफॉल्ट। और क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं तो आपको हमेशा नॉमिनल ही मानना है। इफ क्वेश्चन सेज दैट इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीज बाय 2%, तो हमें 2% को ऐड करना है आपके एग्जिस्टिंग रिस्क फ्री रेट में और आपके मार्केट रेट में। तो आप जैसे ही एग्जिस्टिंग रेट में ऐड करेंगे आपको रिवाइज रेट मिल जाएगा, मार्केट रेट में ऐड करेंगे तो रिवाइज मार्केट रेट मिल जाएगा। TYK15 का ये मिस्टेक पॉइंट है। इफ क्वेश्चन आस्क शुड मिस्टर ए बाय द शेयर, अगर क्वेश्चन ने बोला कि मिस्टर ए को शेयर बाय करना है या नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे? आप गेन लॉस कैलकुलेट करके बताएंगे ऑन बाइंग द शेयर एंड एक्सप्लेन योर डिसीजन। तो आप बताएंगे कि अगर आप शेयर बाय करते तो कितना गेन या लॉस होता, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन रहेगा। मैक्सिमम प्राइस दैट इन्वेस्टर कैन पे, मैक्सिमम इन्वेस्टर कितना प्राइस पे कर सकता है? फेयर वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। तो क्वेश्चन बोलेगा बताइए मैक्सिमम प्राइस कितना इन्वेस्टर देगा, तो आपको फेयर वैल्यू ऑफ शेयर बताना है या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करके बताना है। If EPS is given in question then assume it is EPS 0। क्वेश्चन में EPS given है उसको हमेशा EPS 0 मानेंगे। If you have calculated EPS then it is EPS 1। लेकिन अगर EPS आपने कैलकुलेट किया है, सर कैसे कैलकुलेट किया है? आपने अपनी इक्विटी की बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई किया आपके रिटर्न ऑन इक्विटी से। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू बुक वैल्यू पर शेयर करने पे हमें आपका अर्निंग पर शेयर आता है। तो अगर आपने EPS कैलकुलेट किया है इस तरह से तो वो EPS 1 होगा, और अगर ऐसे ही गिवन है तो बाय डिफॉल्ट वो EPS 0 होगा। TYK1 में आपको देखने को मिलता है। If question doesn't mention the method for calculating value of equity, क्वेश्चन ने बोला वैल्यू ऑफ इक्विटी बताइए लेकिन मेंशन नहीं किया कि कौन सा मेथड यूज करें, तो आपको डिविडेंड और अर्निंग ग्रोथ मॉडल दोनों को यूज कर लेना चाहिए। दोनों बस सिंपल से फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, तो दोनों मॉडल के थ्रू आंसर निकाल के बताइए। फिर है आपका नेक्स्ट, if question provide change in working capital and capital expenditure data then free cash flow to firm or free cash flow to equity method needs to be used for valuation of equity share। यानी free cash flow to firm या equity method कब यूज करेंगे? जब क्वेश्चन के अंदर हमें चेंज इन वर्किंग कैपिटल नाम से या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर नाम से डेटा गिवन है और क्वेश्चन बोलता है वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो हमें आपका फ्री कैश फ्लो का अप्रोच यूज करना रहेगा। TYK10 से आप सीख सकते हैं। बाय बैक प्राइस इज सेम एज करंट मार्केट प्राइस। बाय बैक प्राइस क्या होता है? जो भी आपका मार्केट प्राइस चल रहा होता है वही आपका बाय बैक प्राइस होता है। TYK18 में ये दिखता है। फिर आपका वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का कंसेप्ट, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में क्या है? इफ रिडम्पशन वैल्यू इज नॉट गिवन देन अज्यूम रिडम्पशन वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू। क्वेश्चन में आपके बॉन्ड का रिडम्पशन पे कितना अमाउंट मिलेगा गिवन नहीं है, अज्यूम कर लो कि फेस वैल्यू ही आपको मिलने वाला है। इफ क्वेश्चन आस्क फॉर यूजिंग कॉन्वेक्सिटी इन कैलकुलेटिंग मार्केट प्राइस देन ओनली कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट टू बी अप्लाइड। आपको क्वेश्चन ने मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने को बोला, उस केस में कॉन्वेक्सिटी अप्लाई नहीं करेंगे। क्वेश्चन जब तक स्पेसिफिकली नहीं बोलता कि मार्केट प्राइस विद कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट, तभी आपको कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट अप्लाई करना है। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का ये कंसेप्ट है, कॉन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड। If change in YTM is not given in question, then assume it 2% and calculate the convexity। कभी कभी क्वेश्चन में कॉन्वेक्सिटी कैलकुलेट करना है लेकिन उसके लिए हमें लगता है चेंज इन YTM। क्वेश्चन ने चेंज इन YTM मेंशन ही नहीं किया, आपको बाय डिफॉल्ट मानना है 2% चेंज इन YTM है और इसको यूज करके कॉन्वेक्सिटी कैलकुलेट होगा। टेक
टेक इन चेंज इन वाईटीएम डेसिमल इन कैलकुलेशन। जब भी आप चेंज इन वाईटीएम यूज करेंगे आपको उसको हमेशा डेसिमल में यूज करना है कॉन्वेक्सिटी के एडजस्टमेंट में। 1% होता है आपका 100 बेसिस पॉइंट, इस बात को ध्यान रखिए। ZCB यील्ड्स आर स्पॉट रेट, क्वेश्चन में ZCB के यील्ड दिए यानी ये आपके स्पॉट यील्ड है। स्पॉट यील्ड क्या होता है? स्पॉट यील्ड मतलब आपके आज के दिन के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उनको स्पॉट यील्ड बोलते हैं। If question asked to calculate intrinsic value and expected market price of bond, then follow below approach. क्वेश्चन ने आपसे दो बातें पूछी, पहला बोला कि इंट्रिंसिक वैल्यू बताइए, दूसरा बोला मार्केट प्राइस बताइए। जनरली दोनों सेम ही होते हैं क्योंकि जो इंट्रिंसिक वैल्यू वही उसका मार्केट प्राइस होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ने दो बार पूछा है तो कुछ ना कुछ रीजन है। तो रीजन क्या है यहाँ पर? आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा वो तो होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, और जब मार्केट प्राइस निकालने की बारी आएगी तो हम ये नहीं बोलेंगे कि मार्केट प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू सेम है, हम आपका इंट्रिंसिक वैल्यू लेंगे उसको बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी हम बोलेंगे ये आपकी मार्केट प्राइस है। क्या सर ये कंसेप्चुअली करेक्ट है? कंसेप्चुअली करेक्ट नहीं है। कंसेप्चुअली इंट्रिंसिक वैल्यू इनटू बीटा मार्केट प्राइस कभी नहीं होता, लेकिन आईसीआई इस तरह से सॉल्व करता है तो हम भी इसको सॉल्व करेंगे। फिर बॉन्ड रिफंडिंग में अगर डिस्काउंट रेट गिवन नहीं है क्वेश्चन में फॉर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू, बॉन्ड रिफंडिंग का जो कंसेप्ट है आपके सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, वहां पर आपको डिस्काउंटिंग करना होता है कैश फ्लो का ताकि आप लोग एनपीवी कैलकुलेट कर सके बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन का। लेकिन अगर क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग रेट नहीं मानी गिवन है तो हम क्या करेंगे, आपकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड को यूज करेंगे फॉर डिस्काउंटिंग, यानी जो नया बॉन्ड आप लेके आ रहे हैं उसका जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट है वो हमारा डिस्काउंटिंग रेट बनेगा। टीवाई के 25 में आपको सीखने को मिलेगा। आपको रिव्यू करना है तो फटाफट एक और क्वेश्चन रिव्यू कर लेते हैं टीवाई के 25 को। टीवाई के 25 चलो आते हैं हम आपके पास। टीवाई के 25 ओ यहां पर है टीवाई के 25। तो ये हमारा टीवाई के 25 है। इसको आप रीड करेंगे कहीं पर भी डिस्काउंटिंग रेट नाम से कुछ भी मेंशन नहीं है। कौन से डिस्काउंटिंग रेट लोगे आप सर? तो डिस्काउंटिंग रेट हम लोग लेंगे यहां पर आपकी, तो ये 12% बॉन्ड आउटस्टैंडिंग है यानी ये ओल्ड बॉन्ड होगा। रिफंडिंग दीज बॉन्ड with a 300 million issue of 6-year bond carrying a coupon rate of 10%। तो हम लोग ओल्ड बॉन्ड को रिफंड कर रहे हैं 300 मिलियन के 6 ईयर बॉन्ड इशू करके जिनका रेट होगा 10%। तो ये जो नए बॉन्ड का रेट है 10%, इसमें आपको टैक्स का एडजस्टमेंट करना है। टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट है 30%, तो 10 माइनस 30% 7% यहां पर आपका डिस्काउंटिंग रेट रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है बॉन्ड रिफंडिंग के कंसेप्ट में। ठीक है सर, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पहला कंसेप्ट है सिक्योरिटी रिटर्न एंड रिस्क का। यहां पर क्या मिस्टेक पॉइंट है? इफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज इंक्लूसिव ऑफ बोनस डिबेंचर देन रिड्यूस वैल्यू ऑफ डिबेंचर फर्म प्राइस फॉर कैलकुलेटिंग रिटर्न। क्वेश्चन में गिवन है कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 106 है, 106 में 6 रुपीज का डिबेंचर एडेड है, आपको रिटर्न कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, 106 जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है इसमें से डिबेंचर माइनस करके 100 रुपीज का जो वैल्यू आएगा इसको वैल्यू ऑफ डिबेंचर वैल्यू ऑफ शेयर मानेंगे और वैल्यू ऑफ शेयर को यूज करके रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका एडजस्टमेंट है। टीवाई के 2 में आप सीखेंगे। इफ प्राइस ऑफ 4 ईयर इज गिवन फॉर बिगनिंग एंड बिगनिंग प्राइस इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन द रिटर्न कैन बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर 3 ईयर एंड फर्स्ट ईयर डेटा विल बी कंसिडर्ड P0। क्वेश्चन में 4 साल का डेटा गिवन है लेकिन आपका जो फर्स्ट ईयर है उसका बिगनिंग का P0 वैल्यू गिवन नहीं है, तो 4 साल का डेटा यूज करके केवल 3 साल का रिटर्न कैलकुलेट हो सकता है। टीवाई के 8 में सीखने को मिलता है। एक बार टीवाई के 8 रिव्यू करते हैं आपका। तो चैप्टर नंबर 6 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हमें चलना है टीवाई के 8 के ऊपर। एक बार ये ओपन हो जाए तो टीवाई के 8 शायद होगा पेज नंबर 80 के अराउंड। टीवाई के 30 आया यहां पे। तो टीवाई के 8 ये रहा हमारा टीवाई के 8। यहां पर आप देखेंगे 4 साल का डेटा गिवन है। तो क्या सर 4 साल का रिटर्न निकल जाएगा? 4 साल का रिटर्न नहीं निकलेगा क्योंकि जब 2012 का रिटर्न निकालने जाओगे तो आपको यहां पर P1 तो गिवन है लेकिन P0 क्या लोगे?
डिविडेंड रिटर्न में हमें आपका ईयर एंड का वैल्यू और ईयर बिगनिंग का वैल्यू दोनों चाहिए होता है, दोनों का डिफरेंस ही रिटर्न होता है। यहां पर केवल P1 गिवन है, P0 गिवन नहीं है, तो 2012 का रिटर्न नहीं निकलेगा। तो जो 3 साल का रिटर्न निकलेगा वो कौन कौन से साल हो गए, वो हो जाएगा 12 से 13, 13 से 14 और 14 से 15। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 4 साल का रिटर्न नहीं निकलेगा, 3 साल का रिटर्न ही कैलकुलेट होगा। बहुत से बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हमने यहां पर इसको मिस्टेक पॉइंट में ऐड करा है। नेक्स्ट है आपका, इफ क्वेश्चन आस्क्ड टू कैलकुलेट वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न देन कैलकुलेट बोथ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन ने केवल बोल दिया वेरिएबिलिटी निकालिए, आप उस केसेस में स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल देंगे और आपका वेरिएंस भी निकाल देंगे। TYK2 में होता है ऐसा। जनरली इन फ्यू क्वेश्चन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कोवेरिएंस इज गिवन, इन सच केस covariance of security A with itself is equal to variance of security A। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आपको कॉलम के अंदर भी शेयर देते हैं, रो के अंदर भी शेयर देते हैं और बोलते कि ये आपकी कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, यानी आपके इक्विटी शेयर का दूसरे इक्विटी शेयर के साथ कोवेरिएंस गिवन है। ऐसे केस में सिक्योरिटी ए का सिक्योरिटी ए के साथ जो कोवेरिएंस गिवन है, यानी कोवेरिएंस डबल ए, ये होता है हमारा वेरिएंस ऑफ ए। और यहां पर मिक्स का मतलब होता है मार्केट डेटा, TYK17 में देखने को मिलता है। एक बार इसको भी चेक करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। TYK17, चलो फटाफट। तो ये हमारा TYK17 है। यहां पर आप देख सकते हैं आपको कोवेरिएंस ऑफ रिटर्न दे रखा है, यहां पर MFX, MFY और मिक्स दे रखा है। मिक्स का मतलब क्या है, यहां पर मिक्स का मतलब आपको मानना है मार्केट। एक बार बैटरी कम हो गया, मैं चार्जर प्लग इन कर लेता हूं। तो चार्जर प्लग इन कर लिया है, तो मिक्स का मतलब क्या है, मार्केट है। अब यहां पर आपको एक मिनट चार्जर ऑन भी करना होगा, मैं चार्जर ऑन करके आता हूं। तो अब हमारा चार्जर प्लग इन हो गया है। तो यहां पर मिक्स का मतलब होता है मार्केट, और ये जो आपको मैट्रिक्स गिवन है, यहां पर क्या मतलब है, ये जो म्यूचुअल फंड एक्स है, इस म्यूचुअल फंड एक्स का म्यूचुअल फंड एक्स के साथ जो कोवेरिएंस गिवन है ये है 4.8। अब ये कोवेरिएंस ऑफ म्यूचुअल फंड एक्स विद म्यूचुअल फंड एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंस ऑफ म्यूचुअल फंड एक्स। तो वेरिएंस ऑफ म्यूचुअल फंड एक्स हो जाएगा ये 4.8, और म्यूचुअल फंड एक्स का म्यूचुअल फंड वाई के साथ जो कोवेरिएंस गिवन है ये है 4.3, तो इसको आप बोलोगे कोवेरिएंस ऑफ एक्स विद वाई, जो कि है आपका 4.3। तो इस तरह से इस मैट्रिक्स को रीड करना है, ये मैट्रिक्स को रीड करना इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको आपके मिस्टेक पॉइंट्स में ऐड किया है। वापस से चलते हैं मिस्टेक रजिस्टर पे। नेक्स्ट है आपका, इफ क्वेश्चन आस्क कोवेरिएंस अमंग वेरियस स्टॉक। क्वेश्चन ने बोला है कि कोवेरिएंस बताइए अमंग वेरियस स्टॉक, इसका मतलब क्वेश्चन आपसे चाहता है कि आप एक कोवेरिएंस मैट्रिक्स बना के बताइए। क्वेश्चन ने डायरेक्टली नहीं पूछा कि कोवेरिएंस मैट्रिक्स बताइए, क्वेश्चन ने आपसे बोला कि कोवेरिएंस बताइए अमंग वेरियस स्टॉक, इसका मतलब ही आपको कोवेरिएंस की मैट्रिक्स बता के बताना है। तो ये आपके TYK14 में काम आता है। If correlation of stock is given but it is not mentioned that it is with market or other stock, then assume it is correlation with market। क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि ये आपका कोरिलेशन है स्टॉक ए का, लेकिन ये कोरिलेशन जो स्टॉक ए का है ये कोरिलेशन विद मार्केट है या फिर कोरिलेशन स्टॉक ए का बी के साथ है। तो आपको बाय डिफॉल्ट अज्यूम करना है कि ये कोरिलेशन स्टॉक ए का मार्केट के साथ है। इलस्ट्रेशन 1 में आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका पोर्टफोलियो रिटर्न एंड रिस्क। पोर्टफोलियो रिटर्न एंड रिस्क में क्या क्या मिस्टेक हो सकती है, अगर क्वेश्चन में रैंडम एरर गिवन है तो आपको उसका स्क्वायर करना होगा रैंडम एरर का, तब जाके आपको अनसिस्टमैटिक रिस्क मिलेगा। तो रैंडम एरर आपका डिनोट होता है सिग्मा EI से, सिग्मा EI आपका रैंडम एरर है, इसका आप स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलता है आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क, और फिर हम लोग इसको आपके फॉर्मूले में यूज करके टोटल रिस्क कैलकुलेट करते हैं। TYK37 में आप देख सकते हैं इसको। If security return of multiple period is given, then use average of all period। अगर multiple period के security return given है तो उनका average कर लीजिए और उस average return को आपको अपने formulas में use करना है। Weight of security should be given in question, if not then calculated based on। क्वेश्चन के अंदर जब आप अपना वेटेड एवरेज करते हैं रिटर्न के लिए या फिर आपके रिस्क के लिए या बीटा के लिए, तो वेट आपको जनरली गिवन होते हैं। अगर वेट गिवन नहीं है
तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा आपका कॉस्ट, यानी जो आपके इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए आप वेट कैलकुलेट करेंगे। और अगर कॉस्ट गिवन नहीं है तो जो भी मार्केट वैल्यू गिवन है उस मार्केट वैल्यू को यूज करके आप यहां पर वेट कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका assumption है। फिर आफ्टर कैलकुलेटिंग बीटा क्वेश्चन आस्क फॉर, आपने क्वेश्चन के अंदर बीटा कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ ऑब्जर्वेशन दे दीजिए, या फिर क्वेश्चन बोलता है कि XYZ को अपना कंपोजिशन चेंज करना चाहिए क्या। तो आपने बीटा कैलकुलेट किया, उसके बाद क्वेश्चन ने सेकंड पार्ट में बोला ऑब्जर्वेशन के लिए या फिर कंपोजिशन चेंज करने के लिए। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, तो ऐसे केस में आपको ऑब्जर्वेशन में CAPM का मॉडल अप्लाई करना है। CAPM का मॉडल अप्लाई करके रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट करना है, और रिक्वायर्ड रिटर्न को एक्चुअल से कंपेयर करके हम एडवाइस करते हैं बाय, सेल या फिर होल्ड की। तो आपको रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना है एक्चुअल से, और एडवाइस करना है बाय, सेल, ओवर प्राइस, अंडर प्राइस या करेक्टली प्राइस्ड। इफ क्वेश्चन आस्क्ड टू कैलकुलेट, क्वेश्चन बोलता है सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, यानी आपको सेंसिटिविटी बतानी मार्केट के साथ। अब सर सेंसिटिविटी क्या होता है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल सही, सेंसिटिविटी हमने कभी नहीं पढ़ा। सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, इसका मतलब होता है बीटा, जो कि हमने पढ़ा है। तो सेंसिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू मार्केट क्वेश्चन बोले, या फिर रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो रिलेटिव टू दैट ऑफ मार्केट, क्वेश्चन इन दोनों में से कुछ भी पूछे, इसका मतलब है क्वेश्चन में आपको बीटा ऑफ स्टॉक या फिर बीटा ऑफ पोर्टफोलियो बताना है। तो TYK 14 और 22 में आपको देखने को मिलेगा डायरेक्टली बीटा नहीं पूछा, इनडायरेक्टली पूछा सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट या रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट। तो मार्केट और रिस्क जब साथ में आएंगे इसका मतलब बीटा की बात हो रही है। सर मार्केट लाइन का कंसेप्ट है, रिटर्न एज पर CAPM को हम लोग इक्विलिब्रियम रिटर्न भी बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम रिटर्न गिवन होगा, कंफ्यूज मत होना, ये आपका CAPM का रिटर्न है। इफ रिस्क फ्री रेट इज नॉट गिवन एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न नीड्स टू बी कैलकुलेटेड देन बेस्ड ऑन बीटा देन अज्यूम RF इक्वल टू 0। अगर क्वेश्चन में रिस्क फ्री रेट गिवन नहीं है उसको 0 मान लीजिए, CAPM का फॉर्मूला अप्लाई करिए और उसके थ्रू अपना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करिए। If risk-free rate as per lowest bid and highest bid are given, then as per moderate approach we have to average out those risk-free rate of return. क्वेश्चन के अंदर आपको दो रिस्क फ्री रेट दे दी, एक तो लोवेस्ट दे दी और एक हाईएस्ट दे दी। लोवेस्ट दी आपको 5%, हाईएस्ट दी आपको 6%। अब सर कौन सी यूज करें, तो मॉडरेट अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करना है तो दोनों का एवरेज कर लीजिए, 5 + 6 डिवाइड बाय 2, तो आपकी रिस्क फ्री रेट आएगी 5.5%, जो कि आपको यूज करनी है। इलस्ट्रेशन 5 में आपको सीखने को मिलता है ये। If question provide beta and expected return of two or more security and asked to calculate RM and RF, क्वेश्चन ने आपको बीटा दे दिया और एक्सपेक्टेड रिटर्न दे दिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको रिस्क फ्री रेट और आपका मार्केट रिटर्न निकालना है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में हम CAPM की दो इक्वेशन बनाते हैं जहां पर हम लोग बीटा और एक्सपेक्टेड रिटर्न को यूज करते हैं, और फिर जैसे दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन में हमें आपका मार्केट रिटर्न और रिस्क फ्री रेट मिलता है। तो TYK 21 आप रेफर कर सकते हैं, वहां पर आपको रियलाइज होगा कि यहां पर आपको इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका, इफ क्वेश्चन आस्क्ड टू कैलकुलेट रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो रिलेटिव टू दैट ऑफ मार्केट, पोर्टफोलियो का रिस्क विद रिस्पेक्ट टू मार्केट पूछा है, तो इसमें आपको बीटा कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, ये तो पता था बीटा कैलकुलेट करना है, लेकिन बीटा दो तरीके से कैलकुलेट होगा। पहला तरीका है वेटेड एवरेज, जो कि हम जनरली करते हैं, इंडिविजुअल सिक्योरिटी का वेट इनटू आपका बीटा ऑफ सिक्योरिटी, वेट इनटू बीटा ऑफ सिक्योरिटी करके आपका वेटेड एवरेज बीटा आता है। सेकेंड तरीका भी आपको फॉलो करना है, मार्केट इंप्लिसिट बीटा का। मार्केट इंप्लिसिट बीटा क्या होता है, ये आपका CAPM इक्वेशन से डिराइव होता है, सिंपल सा है। CAPM इक्वेशन के अंदर अगर आप सारी वैल्यूज को बीटा के अलावा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो आपको बीटा का फॉर्मूला मिलता है। तो बीटा होता है आपका रिक्वायर्ड रिटर्न सिक्योरिटी माइनस RF डिवाइड बाय मार्केट रिटर्न माइनस RF। तो इंप्लिसिट बीटा भी आपको कैलकुलेट करना है अगर क्वेश्चन ने आपको रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो विद रेस्पेक्ट टू मार्केट की बात करी है। तो दो बीटा, वेटेड एवरेज और आपका इंप्लिसिट। TYK 22 में आप सीख सकते हैं इसको। If question is asking to determine characteristic line for security, then we have to calculate value of alpha and beta. Question ने बोला characteristic line करिए, draw करिए, हमें क्या करना है सर, exactly हमें केवल अल्फा और बीटा कैलकुलेट करना है आपकी सिक्योरिटी का। अल्फा बीटा कैलकुलेट कर दिया तो आप इस तरह की इक्वेशन बना दीजिए कि रिक्वायर्ड रिटर्न इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू मार्केट रिटर्न। TYK 11 में सीखने को मिलता है।
इफ क्वेश्चन आस्क्ड टू कैलकुलेट द अल्फा देन कैलकुलेटेड, क्वेश्चन में अल्फा पूछा है आपसे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अल्फा हमारे दो होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, पहला होता है जेंसन अल्फा, दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक लाइन का अल्फा। क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं करा कौन सा अल्फा कैलकुलेट करना है, बाय डिफॉल्ट दोनों ही अल्फा कैलकुलेट करके आ जाइए, दोनों में से जो भी आपका सही होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने कुछ एडिशनल काम किया उसके मार्क्स नहीं कटते हैं, अगर आपने कुछ एडिशनल आंसर दिए उसके मार्क्स भी नहीं कटेंगे, दोनों में से एक भी सही हुआ तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। फिर है आपका शार्प रेशियो का कंसेप्ट। इफ क्वेश्चन ask how well the fund will be compensated for risk undertaken due to inclusion of stock of economy A in the portfolio, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन सिंपली बोल रहा है कि इकोनॉमी ए के स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया है, अब बताइए कि किस तरह से रिस्क को कंपनसेट करा इसने। तो ऐसे केस में हमें एग्जैक्टली क्या करना है, एग्जैक्टली हमें केवल शार्प रेशियो कैलकुलेट करके आना है। तो हमें कैलकुलेट करना है शार्प रेशियो ओल्ड और न्यू पोर्टफोलियो का और उसको कंपेयर करना है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी होगी, इनडायरेक्ट होगी, लेकिन आपको करना क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि हमें शार्प रेशियो कैलकुलेट करना है। If question asks whether investor would liquidate its holding or continue to hold, then we have to calculate Jensen alpha. क्वेश्चन ने बोला आपको कि क्या हम लोग होल्डिंग को लिक्विडेट कर दे या फिर होल्ड करे रखें, तो आपको यहां पर जेंसन अल्फा के थ्रू आंसर करना है। जनरल डाउट्स एंड मिस्टेक पॉइंट्स यहां पर लिए हैं हमने कि स्टूडेंट्स के जो जनरल डाउट आते हैं, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें हमेशा सेम अप्रोच फॉलो करनी जो क्वेश्चन में गिवन हो। यानी कि क्वेश्चन में डेटा अगर डेसिमल में तो हम डेसिमल में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में डेटा परसेंट में तो हम हमेशा परसेंट में सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के लिए बोला है टी वाई के 34 में टोटल वेरिएंस डेसिमल में था तो पूरा कैलकुलेशन डेसिमल में हुआ था। टी वाई के 37 में आपकी जो डिटेल थी वो परसेंटेज में थी तो हमने पूरा क्वेश्चन परसेंटेज में सॉल्व किया था। तो जनरल डाउट है, दोनों क्वेश्चन को एक बार आप कंपेयर करिए, आपको समझ में आ जाएगा कब डेसिमल में करना है कब आपको परसेंटेज में करना है। कन्वर्जन ऑफ वेरिएंस एंड एसटी टू डेसिमल, अब आपको वेरिएंस दिया है, मैंने बोला आपका वेरिएंस है 20% स्क्वायर का। अब 20% स्क्वायर का वेरिएंस है, इसको डेसिमल में करना है, कैसे करोगे? सिंपल है, 20 डिवाइड बाय करोगे आप 100 का स्क्वायर। 20 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है आपका 0.0020, तो ये वेरिएंस में कन्वर्ट हो गया। अगर मैंने बोला कि 20% का स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे? इसको करोगे 20 डिवाइड बाय 100.20। तो ये बात ध्यान रखनी है, वेरिएंस होता है हमेशा परसेंटेज स्क्वायर में और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है परसेंटेज में। तो वेरिएंस परसेंटेज स्क्वायर में तो उसको 100 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब जाके डेसिमल मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन परसेंट में होता है उसको 100 से डिवाइड कर देंगे डेसिमल मिल जाएगा। तो ये आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट था। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा म्यूचुअल फंड रिटर्न का, समझते हैं इसके मिस्टेक पॉइंट्स। सबसे पहला म्यूचुअल फंड रिटर्न है, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम री इन्वेस्ट हो रही है तो नंबर ऑफ यूनिट्स इन द एंड विल इंक्रीज एंड इट विल इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड एंड देयर विल बी नो पेमेंट टू इन्वेस्टर। अगर हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपकी इनकम री इन्वेस्ट हो रही है तो री इन्वेस्ट का मतलब क्या है? आपके नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होते जाएंगे। अगर स्टार्टिंग में 10 यूनिट से इनकम री इन्वेस्ट होती गई तो हो सकता है एंड के अंदर आपके पास 15 यूनिट्स हो जाए और ऐसे केस में आपको कोई भी कैश इनफ्लो नहीं मिलता है लेकिन यूनिट्स आपके बढ़ जाते हैं। रिटर्न कैलकुलेशन के टाइम पर ध्यान रखना, आपकी जो 15 यूनिट्स यानी इंक्रीज यूनिट्स है इनको आपको कंसिडर करना है एंड वैल्यू के लिए। बिगनिंग वैल्यू के लिए 10 यूनिट्स को लेंगे आप और उसके थ्रू रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। तो एडिशनल यूनिट्स कैसे कैलकुलेट होती है? जितना इनकम री इन्वेस्ट हुआ है डिवाइड बाय एनएवी ऑन री इन्वेस्टमेंट डेट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, if unit of mutual fund got increased without any new investment or bonus unit then assume dividend is getting reinvested। क्वेश्चन के अंदर बोला कि आपका जो कंपनी है वो आपका जो म्यूचुअल फंड है वो 10% डिविडेंड देता है, बिगनिंग में 100 यूनिट्स थे। अब आपको क्वेश्चन के एंड में बोला कि 100 यूनिट्स जो थे वो बढ़ के हो गए 150 यूनिट्स। तो ये 10% डिविडेंड कौन सा है? क्या ये कैश डिविडेंड है या री इन्वेस्टेड डिविडेंड है? तो ये आपको अज्यूम करना ये री इन्वेस्टेड डिविडेंड है, क्योंकि यहां पर आपकी यूनिट्स बढ़ गई है। अचानक से कैसे बड़ी होगी? हो सकता है ये डिविडेंड री इन्वेस्ट हुआ होगा, तो ये आपका अजम्पशन रहेगा। टीवाई के 13-14 में ये अजम्पशन फॉलो करना होता है। If question asked to calculate monthly return, then calculate annual as well। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन बोलता है कि मंथली रिटर्न कैलकुलेट करिए, तो मंथली रिटर्न तो कैलकुलेट करना ही है, साथ में एनुअल भी करना है, क्योंकि आंसर में दोनों गिवन होता है, तो दोनों गिवन होता है तो दोनों कैलकुलेट करेंगे। टीवाई के 3 का क्वेश्चन है, एनुअलाइज यील्ड गिवन एट द एंड ऑफ ईयर 1 इज यील्ड फॉर ईयर 1। अगर एनुअलाइज यील्ड गिवन है ईयर 1 का तो वो ईयर 1 का यील्ड हो गया।
एनुअलाइज यील्ड गिवन एट द एंड ऑफ ईयर 3, तो अगर आपको बोला कि आपका ईयर 3 का एनुअलाइज यील्ड है आपका 10%, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये एवरेज यील्ड है आपके ईयर 1, 2 और 3 का। तो एनुअलाइज यील्ड कैसे कैलकुलेट हुआ होगा, यील्ड ऑफ ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 डिवाइड बाय 3, तो आपका आता है यहां पर एनुअलाइज यील्ड ऑफ ईयर 3। एनुअलाइज यील्ड का मतलब है एवरेज यील्ड, टीवाई के 13 में काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपकी डेट कैलकुलेशन के लिए। जब भी म्यूचुअल फंड में रिटर्न कैलकुलेट करना हो तो हमेशा आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट इंक्लूड करनी है फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज फॉर विच इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड। तो स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों इंक्लूड करेंगे म्यूचुअल फंड के रिटर्न कैलकुलेशन में। अगर इन्वेस्टमेंट किया है आपने 1 जन 24 को, रिडीम कराए 31 जन 24 को, तो 1 जन 24 को इन्वेस्टमेंट किया, 31 जन को आपने रिडीम किया, कितने नंबर ऑफ डेज हुए, तो जनरली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 31 में से फर्स्ट माइनस किया तो 30 डेज होते हैं, लेकिन दोनों डेट इंक्लूड करनी है तो यहां पर आपको +1 डे करना होगा। तो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कैसे किए, 31 जन में 1 जन माइनस किया, 30 डेज आता है, 30 डेज में हमें +1 करना है तो हमें आएगा 31 डेज। तो ये आपका स्टार्ट डेट और एंड डेट का कंसेप्ट है कि म्यूचुअल फंड रिटर्न में दोनों को आपको इंक्लूड करना है। If question does not specify NAV on investment date, then assume it to be same as face value. Question में NAV specified नहीं है, इसको face value मान लीजिए। Short term capital gain is applicable on those units which are held for less than 1 year. Question में बोला है short term capital gain है 10% का, सर किस पे चार्ज करना होगा, जो भी यूनिट्स एक साल से पहले आपने एक साल से कम होल्ड करके सेल कर दी है उन पर आप लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अप्लाई करेंगे। जिनको मोर देन 1 ईयर होल्ड किया उनको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अप्लाई नहीं करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से बोनस या फिर री इन्वेस्टमेंट तक। तो आपको 1 ईयर कहां से काउंट करना है, या तो डेट ऑफ परचेज से, डेट ऑफ बोनस से, या फिर डेट ऑफ री इन्वेस्टमेंट से। फॉर एसटीसीजी कैलकुलेशन रिड्यूस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स फ्रॉम रिडम्पशन वैल्यू। जब आप एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं तो आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स उसमें से माइनस करना है क्योंकि ये आपकी कॉस्ट है। एक सिंपल सा एग्जांपल लूं तो मैं, आपने 100 में कोई म्यूचुअल फंड खरीदा या स्टॉक खरीदा, आपने उसको विद इन 1 ईयर 120 में सेल किया। जब 120 में सेल किया तो आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा 1% का। तो यहां पर आपका गेन कितना होगा, 120 में सेल किया, 100 में बाय किया था तो 20 का तो गेन हो गया, लेकिन 1% का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिया 120 पे, तो 1.2 यहां पर माइनस किया तो आपका गेन आएगा यहां पर 18.8 का। अब ये 18.8 पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। अब सर आपको पता होगा कि डीटी के अंदर एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलता, लेकिन एएफएम के अंदर हमने आपको दिलाया है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि डीटी अलग है, एएफएम अलग है। डीटी के अंदर आपको एसटीटी का कभी भी डिडक्शन नहीं मिलता है, लेकिन एएफएम में आपको मिलेगा क्योंकि आईसीआई भी लेता है तो हमें भी लेना पड़ेगा। फिर आपका एनएवी कैलकुलेशन की मिस्टेक्स। क्वेश्चन मेंशन बोलता है कि अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी कॉस्ट पे है, then it means we have to ignore market price or realizable value of fixed interest security and value them at cost. क्वेश्चन ने बोल दिया कि अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी कॉस्ट पर है। इसका मतलब क्या है कि जब आप एनएवी कैलकुलेशन में वैल्यू ऑफ एसेट लेंगे तो अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी को कॉस्ट पर लेंगे, उसका मार्केट वैल्यू आपको इग्नोर करना है। टीवाई के 20 में सीखने को मिलता है ये। फिर बोला है डोंट इंक्लूड क्लोजिंग कैश बैलेंस व्हाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग एनएवी ऑफ द फंड। बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट से मिस्टेक होती है कि जब आप ओपनिंग एनएवी लेंगे तो क्लोजिंग कैश बैलेंस ऐड मत करिए, क्योंकि ओपनिंग एनएवी में तो ओपनिंग कैश बैलेंस ऐड होगा। If closing cash balance is given, then ignore expense incurred by fund for calculating NAV as cash balances after payment of expense. जब आप NAV कैलकुलेट करते हैं तो NAV कैलकुलेशन में आपको एसेट का वैल्यू ऐड करना होता है। अगर क्वेश्चन में कैश बैलेंस गिवन है तो आपने कैश बैलेंस ऐड करना है। कोई एक्सपेंस अगर गिवन है तो अज्यूम करना है कि एक्सपेंस का पेमेंट हो गया है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो आपने कैश ऐड कर लिया तो वो एक्सपेंस भी कंसिडर हो चुके हैं। एडिशनल क्वेश्चन 2 में सीखने को मिलता है ये, when fund distributes certain percent of their realized earning to unit holder, then such realized earning will include effect of dividend and realized capital gain, but does not include impact of fund expense and unrealized capital gain. क्वेश्चन में बोला है कि म्यूचुअल फंड ने 10% ऑफ रियलाइज अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट करी है, तो ऐसे केस में रियलाइज अर्निंग में केवल अर्निंग आएगी, एक्सपेंस नहीं आएगा। कोई डिविडेंड मिला है तो वो आएगा, कोई कैपिटल गेन रियलाइज किया है तो वो आएगा,
कोई एक्सपेंस कराए तो एक्सपेंस को रियलाइज गेन में ऐड लेस मत करना, केवल आपका जो गेन है गेन का अमाउंट लेना और उस पर मल्टीप्लीकेशन करना। एग्जांपल लूं अगर मैं, तो डिविडेंड गिवन है 10 रुपीज का, रियलाइज कैपिटल गेन है 20 रुपीज का, क्वेश्चन में एक्सपेंस गिवन है 5 रुपीज का। क्वेश्चन ने बोला है कि रियलाइज गेन का 10% डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 10 प्लस 20 30 का 10% 3 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करे। आपको 30 में 5 माइनस करके 25 का 10% नहीं करना है, जो कि 2.5 होता है। तो आप क्या करेंगे, एक्सपेंस को इग्नोर करेंगे और जो रियलाइज गेन हुआ है उसी को कंसिडर करके उसका 10% करेंगे। If question mentioned that debenture is quoted at 90% of face value, then it is referring to listed debenture only. क्वेश्चन में बोला है कि डिबेंचर कोटेड है 90% ऑफ फेस वैल्यू पे। अब कोटेड क्या होता है, जो भी चीज मार्केट में लिस्टेड है वही तो कोट होगी। तो इसका मतलब क्वेश्चन केवल लिस्टेड डिबेंचर की बात कर रहा है, क्योंकि अनलिस्टेड डिबेंचर तो कोटेड होते ही नहीं है। तो ओनली लिस्टेड डिबेंचर कैन बी कोटेड इन मार्केट। तो ये बात ध्यान में रखना, क्वेश्चन बोलेगा डिबेंचर कोटेड है 90% ऑफ फेस वैल्यू पे, तो आपको लिस्टेड डिबेंचर का 90% करना है, अनलिस्टेड का 90% मत कर देना। टीवाई के 18 आप रेफर कर सकते हैं। तो ये हमारा सिक्योरिटी वैल्यूएशन था। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डेरिवेटिव्स एनालिसिस एंड वैल्यूएशन का। सबसे पहला मिस्टेक पॉइंट है बेसिक कंसेप्ट में, यहां पर बोला है कि वैल्यू ऑफ ई की पावर रेट इनटू पीरियड विल बी गिवन इन क्वेश्चन। जनरली हमें ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है, बट कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ई की पावर रेट इनटू पीरियड इज नॉट गिवन। तो एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं होती, बट उसकी अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। तो ऐसे केस में हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू कैसे यूज करेंगे, तो यहां पर हमने एग्जाम्पल से बताया है कि आपको अगर ई की पावर 0.10 चाहिए, क्वेश्चन में आपको ई की पावर 0.09 और ई की पावर 0.11 गिवन है, तो आप किस तरह से ई की पावर 0.10 कैलकुलेट करेंगे। आपको यहां पर इंटरपोलेशन के थ्रू आपकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने इसको राउंड ऑफ कर दिया 0.09 या 0.11 पे और उसका वैल्यू यूज कर लिया। राउंड ऑफ मत करना, आपको इंटरपोलेशन करना होगा। इंटरपोलेशन कैसे होता है सर, तो यहां पर हमने बताया है कि e की पावर 0.10 होगा इक्वल टू e की पावर 0.09, यानी कम से कम इसकी वैल्यू e की पावर 0.09 के बराबर तो होगी। प्लस हम करते हैं यहां पर आपकी जिस वैल्यू पर हमें पहुंचना है, जिस पावर पे हमें पहुंचना है, तो टारगेट पावर माइनस आपकी लोअर पावर डिवाइड बाय आपकी हायर पावर माइनस आपकी लोअर पावर। तो हमने यहां पर क्या किया, आपकी टारगेट में से लोअर वैल्यू माइनस किया और डिवाइड में हमने हायर पावर में से आपकी लोअर पावर माइनस करी, और यहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको आपकी लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू के डिफरेंस से। तो इस तरह से आपका इंटरपोलेशन होके आपका वैल्यू निकलता है। नेक्स्ट मिस्टेक पॉइंट है आपके फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स के कंसेप्ट में। अगर क्वेश्चन में रिटर्न, डिविडेंड या स्टोरेज कॉस्ट परसेंटेज पर एनम में गिवन है, कभी भी आपको इन तीनों में से एक भी चीज परसेंटेज पर एनम में गिवन होगी, तो आपको क्या करना है, इस रेट को आपको एडजस्ट करना होगा आपके रेट में। यानी जब आप रेट निकालते हैं वहां पर जनरली इंटरेस्ट रेट लेते हैं, लेकिन अब आपको एडजस्ट करना है, स्टोरेज कॉस्ट को ऐड करना होगा, कोई डिविडेंड या रिटर्न दे रखा उसको माइनस करना होगा। टी के 5 में आप ये सीख सकते हैं। तो कभी भी इनमें से एक भी आइटम परसेंटेज पर एनम में गिवन है, तो आपको अपनी इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करना होता है। अब अगर डिविडेंड परसेंटेज पर एनम में गिवन है फॉर ईच मंथ सेपरेटली, तो आप क्या करेंगे, देन कैलकुलेट एवरेज डिविडेंड परसेंट फॉर एप्लीकेबल मंथ। कभी कभी क्या होता है, आपको मान लो मंथ गिवन है जैन, फेब, मार्च और अप्रैल, आप यहां पर वैल्यूएशन कर रहे हो फेब से लेके अप्रैल का, और आपको डिविडेंड परसेंटेज गिवन है कि जैन में 3% पर एनम है, फेब में 4%, मार्च में 3% और अप्रैल में 3% पर एनम। ये सारी पर एनम की रेट है। अब कौन सी रेट हम यूज करें, तो जो भी आपके रिलेवेंट मंथ है फेब, मार्च और अप्रैल, इनका आप ले लेंगे डिविडेंड परसेंटेज 4 + 3 + 3 और इसका एवरेज कर लेंगे, तो 3.33% पर एनम आपको यूज करना है। टीवाई के 3 में आपको देखने को मिलता है ये। फिर बोला है इफ रिटर्न और डिविडेंड और स्टोरेज कॉस्ट इज गिवन इन रुपीज और परसेंटेज बट विदाउट पर एनम। पहले बोला था कि परसेंटेज पर एनम में गिवन है, अब बोल रहे हैं कि रुपीज में गिवन है या परसेंटेज में गिवन है, बट पर एनम वर्ड गिवन नहीं है। तब क्या करना है, ऐसे केस के अंदर आपको ये डिविडेंड और स्टोरेज कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है और प्रेजेंट वैल्यू को स्पॉट प्राइस में एडजस्ट करना है। तो स्पॉट प्राइस क्या होगा, एक्चुअल स्पॉट प्राइस स्टोरेज कॉस्ट के पीवी को ऐड करेंगे और डिविडेंड के पीवी को लेस करेंगे।
फिर आपका इफ क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई when dividend will be received then assume it will be received on expiry। क्वेश्चन ने बोला 10% डिविडेंड मिलेगा, लेकिन सर कब मिलेगा? ये मिलेगा आपको एक्सपायरी पे, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो। If value of log 1 plus rate is given, then we have to convert simple interest rate to continuous compounded rate। क्वेश्चन में आपको गिवन है log यानी ln 1 plus rate, तो आपको क्या करना होगा? आपको उस केस के अंदर सिंपल रेट को कंटिन्यूस रेट में कन्वर्ट करना है और फिर कंटिन्यूस रेट को यूज करना है। कैसे करते हैं सर? तो log 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट करने से आपको कंटिन्यूस रेट मिलता है। टी वाई के 11 में आपको ये देखने को मिलेगा। एक बार आपको रिव्यू कराते हैं टी वाई के 11 को। डेरिवेटिव से आपका चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 में कौन सा पेज होगा टी वाई के 9 के लिए? देखते हैं चलो। 88 पेजेस है तो शायद 60 पेज के अराउंड मिल जाना चाहिए। पेज नंबर 60 नहीं आया अभी तक। टी वाई के 9, टी वाई के 9 नहीं, टी वाई के 11 होगा शायद। तो ये आपका टी वाई के 11 है, ज्यादा जूम हो गया। अब टी वाई के 11 में आप देखेंगे यहां पर ये आपका टी वाई के 11 है। अब यहां पर आप देखेंगे कि आपको यहां पर गिवन है log 1 प्लस 1.105 इक्वल टू 0.0998। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्वेश्चन कहना चाहता है कि यहां पर जो आपको सिंपल इंटरेस्ट रेट दे रखी है उसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करिए और कंटिन्यूस रेट आपको यूज करनी है। अब यहां पर सिंपल रेट क्या है? यहां पर गिवन है 10.5% पर एनम की सिंपल इंटरेस्ट रेट। इसको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो कन्वर्ट करते हैं log 1 प्लस रेट करके। तो log 1 प्लस 10.5% जो कि होता है log 1.105, तो हमें मिलता है 0.0998। इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूस रेट है हमारी 9.98% पर एनम की। तो यहां पर आपकी कंटिन्यूस रेट कैलकुलेट हुई है। फिर ये 9.98% की रेट हमें ई की वैल्यू में यूज करनी है, यानी ई की पावर 9.98% इंटू करेंगे पीरियड, तो आपको शायद ये वैल्यू मिलना चाहिए। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। वापस से चलते हैं आपके मिस्टेक पॉइंट्स पे। फिर है आपका while calculating period exclude the first day example from 1st Jan to 28th Feb number of days equal to 31st Jan plus 28 days minus 1 equal to 58 days। तो जब भी आप लोग डेरिवेटिव चैप्टर में फॉरवर्ड फ्यूचर में नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे, 1st जैन से 28 फैब का डेज कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? 1st जैन मतलब जैन मंथ पूरा हो गया तो 31 डेज जैन के, 28 डेज फैब के, -1 करना है क्योंकि हमें फर्स्ट डे को एक्सक्लूड करना होता है, तो यहां पर -1 किया, 58 डेज आपको यूज करने हैं। ये आपकी डेज की कैलकुलेशन को एक्सप्लेन कराए, इसको ध्यान रखिएगा। अगर डेज आपने एक भी ऊपर नीचे लिया तो आपका आंसर आईसीआई से मैच नहीं होगा और मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिए। डेरिवेटिव्स में -1 करते हैं और आपके म्यूचुअल फंड के अंदर +1 आप करते हैं। हेजिंग के लिए बोला है अब if investor wants perfect hedge then required beta equal to 0, if nothing is mentioned then assume investor needs perfect hedge। परफेक्ट हेजिंग में बीटा 0 होता है। क्वेश्चन ने बोला हैज करना है, तो कैसा हैज करना है? हमेशा परफेक्ट हैज मानना है हमें, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है तो। टीवाई के 7 में सीखते हैं हम ऑलवेज राउंड ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अपर साइड होल नंबर। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग निकाले आपने, आपका 1.1 आया तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे आप 2 कॉन्ट्रैक्ट में, यानी हमेशा अपर राउंडिंग ऑफ यहां पर अप्लाई होता है। टीवाई के 11 में सीखने को मिलेगा ये। फिर ऑप्शंस के अंदर options are always traded in lot if lot is not mentioned then assume lot size equal to 100। ऑप्शन हमेशा लॉट में ही ट्रेड होते हैं, क्वेश्चन में हमेशा लॉट साइज मेंशन होगा। अगर बाय चांस गिवन नहीं है तो 100 मान के आपको सॉल्व करना है। टी वाई के 16 आप रेफर कर सकते हैं। डेल्टा हेजिंग कैन बी यूज ओनली इन 1 पीरियड बाइनोमियल। आपका ऑप्शन वैल्यूएशन में डेल्टा हेजिंग एक तरीका है। डेल्टा हेजिंग तभी अप्लाई होगा जब आपका 1 पीरियड बाइनोमियल हो। क्वेश्चन में अगर 2 पीरियड बाइनोमियल गिवन है तो डेल्टा हेजिंग केवल फर्स्ट पीरियड बाइनोमियल पे अप्लाई होगा, सेकंड पे अप्लाई नहीं होगा। तो इलस्ट्रेशन 1 में सीखने को मिलता है if sub period is given in question consider interest rate given in question as compounded interest rate। क्वेश्चन में सब पीरियड गिवन है तो आपको मानना है कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट है। फॉर एग्जांपल
क्वेश्चन में बोला सब पीरियड है 6 मंथ का और रेट है 5% पर एनम की। तो अब आपकी कंपाउंडिंग कैसे होगी, आपको 5% को कन्वर्ट करना है सब पीरियड रेट में। तो क्या होगा 5% डिवाइड 2 यानी 2.5% आपकी 6 मंथ की रेट है। अगर एनुअल रेट निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, सॉरी यहां पर हमने उल्टा बोल दिया। आपकी जो 5% पर एनम दे रखी ये आपकी इफेक्टिव रेट है 6 मंथ कंपाउंडिंग के बाद की। अगर ये आपकी इफेक्टिव रेट है, आपको सब पीरियड रेट निकालनी, तो कैसे निकालोगे, तो हम लोग करेंगे 1 प्लस रेट पावर कर देंगे आपकी नंबर ऑफ सब पीरियड, 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब पीरियड। तो 1 प्लस 0.05, इसको डिवाइड करना है 1 डिवाइड नंबर ऑफ सब पीरियड, नंबर ऑफ सब पीरियड 2 होंगे एक साल के अंदर। तो 1.05 की पावर 1/2 ये होता है 1.0247, या फिर आप लोग पीरियड को भी पावर में रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ईयर। तो 6/12 करके भी आ सकता है और 1/2 करके भी आ सकता है। ऑप्शन के बाद नेक्स्ट है ब्लैक शोल मॉडल। इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर वैल्यू ऑफ डिविडेंड क्वेश्चन में गिवन है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड आपको स्टॉक प्राइस में से रिड्यूस करना होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ब्लैक शोल आपका बड़ा फॉर्मूला है जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ब्लैक शोल का पूरा फॉर्मूला। लेकिन अभी एक बात ध्यान रखिए कि अगर वैल्यू ऑफ डिविडेंड गिवन है तो उसका पीवी करिए और उसको प्राइस में एडजस्ट करिए। Black-Scholes is applied when expected price of share is not given in question and standard deviation of in price of underlying share is given. Black-Scholes कब अप्लाई करना होता है, जब क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, क्वेश्चन के अंदर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कैलकुलेट करना हो और एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ शेयर गिवन ना हो। तो आपकी 3 कंडीशन है, पहली एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ शेयर आपको गिवन ना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, एक थर्ड कंडीशन और है कि ब्लैक शोल केवल कॉल ऑप्शन के वैल्यू में काम आता है, तो केवल कॉल ऑप्शन का वैल्यूएशन ही यहां पर कर सकते हैं। फिर है रियल ऑप्शन आपका। रियल ऑप्शन में बोला है इफ वेरिएंस इज मेंशन्ड इन परसेंट देन डिवाइडेड बाय 100, इफ इट इज मेंशन्ड इन परसेंट स्क्वायर देन डिवाइडेड बाय 10,000 टू कन्वर्ट इन डेसिमल। क्वेश्चन में बोला आपका वेरिएंस है यहां पर 10% का, तो इसको डेसिमल में कैसे करोगे, 10% बोला तो 10 डिवाइड बाय 100.10। क्वेश्चन ने बोला 10% स्क्वायर है, तो परसेंट स्क्वायर के लिए 10 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर करते हैं, ये होगा 0.0010। इस बात को ध्यान रखना, इलस्ट्रेशन 4 में आप रेफर कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ अबंडनमेंट ऑप्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। अबंडनमेंट ऑप्शन क्या होता है कि अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट से जो कैश फ्लो मिल रहा है वो प्रोजेक्ट की एसेट से कम है, तो मैं क्या करता हूं, मैं प्रोजेक्ट को सेल कर देता हूं और जो पैसा मुझे एसेट को सेल करके मिलता है वो मेरा अबंडनमेंट ऑप्शन होता है। तो वैल्यू ऑफ अबंडनमेंट ऑप्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो वो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपके पास हमेशा राइट है कि आप अपने प्रोजेक्ट को कभी भी डिस्पोज कर सकते हैं। लेकिन आपके वैल्यू ऑफ टाइमिंग ऑप्शन पे ये अप्लाई नहीं होता। टाइमिंग ऑप्शन क्या होता है सर, टाइमिंग ऑप्शन होता है कि आपको आज के दिन इन्वेस्ट करना है, 1 साल बाद इन्वेस्ट करना है, 2 साल बाद इन्वेस्ट करना है, ये आपके पास ऑप्शन है। टाइमिंग ऑप्शन में आपका ऑप्शन का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया एक बार, तो इसके बाद पॉजिटिव रिटर्न भी आ सकते हैं, नेगेटिव रिटर्न भी आ सकते हैं, इन्वेस्टर के हाथ में नहीं है। तो यहां पर टाइमिंग ऑप्शन का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, कैन नॉट डिनाई नेगेटिव रिटर्न वंस ही हैज इन्वेस्टेड द अमाउंट इन प्रोजेक्ट। इसके लिए आपको रेफर करना होगा इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6 और 7। तो ये 3 इलस्ट्रेशन आप रेफर करेंगे, रियल ऑप्शन आपके कवर हो जाएंगे। तो ये रियल ऑप्शन थे। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट का। यहां पर क्या मिस्टेक्स हो सकती है, पहली है एक्सचेंज रेट कोटेशन में, इफ एक्सचेंज रेट फ्रॉम मल्टीपल बैंक इज गिवन देन सिलेक्ट द बेनिफिशियल रेट अमंग देम। क्वेश्चन ने बहुत सारे कोटेशन मेंशन करे, कौन सा सिलेक्ट करे सर, क्या एवरेज कर ले, इनका एवरेज नहीं करना है, जो भी सबसे बेनिफिशियल होगा उसको सिलेक्ट करना है, TY के 46 में बताया है। एक्सचेंज रेट थियरीज एंड आर्बिट्रेज का पॉइंट है, यहां पर क्या ध्यान रखना है, if nothing is mentioned in question then always assume rate given is percentage per annum and convert it to monthly or yearly as above। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो रेट को हमेशा परसेंटेज पर एनम में मानना और फिर हम लोग उसको मंथली या ईयरली में कन्वर्ट करेंगे। इफ अमाउंट इज नॉट गिवन फॉर शोइंग आर्बिट्रेज कैलकुलेशन, आर्बिट्रेज के अंदर हमें एक अमाउंट से आर्बिट्रेज करके दिखाना होता है, क्वेश्चन में अमाउंट मेंशन नहीं है, तो 1000 यूनिट्स मान लीजिए आपकी कोई सी भी करेंसी का और उसको यूज करके आपको आर्बिट्रेज करके दिखाना है, TY के 27 में यूज होता है। फिर फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर,
If elasticity of demand is given, then calculate increase/decrease in demand of product using below equation. अब एक्सपोजर के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको कभी कभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन होती है, इसको यूज करके आपको कैलकुलेट करना होता है आपकी इंक्रीज इन वैल्यू। तो इंक्रीज इन वैल्यू या इंक्रीज इन डिमांड कैसे निकालेंगे, इलास्टिसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस ड्यू टू स्पॉट रेट चेंज, यानी कितना आपके प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इलास्टिसिटी से, तो आपको मिलेगा यहां पर इंक्रीज इन डिमांड। क्योंकि प्राइस और डिमांड में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा। तो इकोनॉमिक्स का सिंपल सा कंसेप्ट है, परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस इज कैलकुलेटेड इन द करेंसी एट विच प्रोडक्ट इज सोल्ड। ये जो आपने परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस लिया है, आपको उस करेंसी में लेना है जिस करेंसी में आप सेल कर रहे हैं। फिर है आपका हेजिंग करेंसी रिस्क का कंसेप्ट। Any commission charge for opening letter of credit in foreign bank is paid upfront, so interest will be charged on such charges at local interest rate। अगर आप कोई hedging करने गए, कोई भी कमीशन पे करना है, तो कमीशन आपको आज के दिन पे करना होगा, यानी अपफ्रंट पे करना होगा। अगर आज के दिन कुछ पैसा पे कर दिया तो आपका आउटफ्लो हो गया, इस आउटफ्लो पर आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो इस पर आपको लोकल इंटरेस्ट रेट से चार्ज पे करना होगा। TY के 42 में आप देख सकते हैं इसको। फिर if commission for letter of credit is given 2% for 12 month but loan is needed for 6 month, then charge commission for 6 month at 1%। क्वेश्चन ने बोला 2% 12 महीने का चार्ज है, तो 6 महीने का चार्ज क्या होगा, 6 महीने का होगा 1%। If interest rate given with quarterly rest, then compound it quarterly। क्वेश्चन ने बोला क्वार्टरली रेस्ट है, यानी कंपाउंडिंग क्वार्टरली करनी है। फिर है हमारा फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टेक्स। Contract rate is after adjustment of margin, exchange margin plus minus margin equal to contract rate। क्वेश्चन में गिवन है कॉन्ट्रैक्ट रेट है 40 का, तो आपको ये अज्यूम करना है कि इसमें मार्जिन पहले से ऐड या फिर लेस किया गया है। अगर आपका एक्सचेंज रेट 38 था, मार्जिन था 2 रुपए बैंक का, तो बैंक ने जो आपको 40 कोट करा, इसमें आपका 2 रुपए एडेड है। Margin for buying and selling is given from bank POV, so bank buying margin applied on customer sell rate and vice versa। ये हमने सोचने का तरीका बताया है कि मार्जिन जो होता है वो बाइंग और सेलिंग का होता है आपके बैंक POV से, यानी कि अगर बैंक बाय करेगा तो कितना मार्जिन चार्ज करेगा, बैंक सेल करेगा तो कितना मार्जिन सेल चार्ज करेगा। तो यहां पर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उल्टा हो जाएगा, अगर बैंक बाय कर रहा है यानी कस्टमर सेल कर रहा है, सो बैंक बाइंग मार्जिन विल अप्लाइड ऑन कस्टमर सेल रेट एंड वाइस वर्सा। TY के 32 में रेफर कर सकते हैं। इफ बैंक हैज एंटर्ड इनटू बाइंग कॉन्ट्रैक्ट, देन इट मींस बैंक इज बाइंग एंड कस्टमर इज सेलिंग। क्वेश्चन में बोला बैंक ने बाइंग कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, हम हमेशा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो बैंक बाय कर रहा है यानी एज ए कस्टमर हम लोग सेल कर रहे होंगे। TY के 44 में रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहां पर बेसिक कंसेप्ट में मिस्टेक है। इफ नथिंग इज मेंशन देन अज्यूम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इन होम करेंसी। क्वेश्चन में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे पास दो अप्रोच होती है, होम करेंसी और आपकी फॉरेन करेंसी। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो मान लीजिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपकी होम करेंसी में गिवन है, अब उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना है तो आप उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिसीजन ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन फॉरेन कंट्री। अगर आपको डिसाइड करना है कि कोई प्रोडक्ट फॉरेन कंट्री में बनाए या फिर ना बनाए, तब क्या ध्यान रखेंगे, इग्नोर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट गिवन इन क्वेश्चन, ओनली ट्रांसफर प्राइस इज रेलेवेंट। तो आपको क्वेश्चन के अंदर मार्केट प्राइस भी गिवन होगी, ट्रांसफर प्राइस भी गिवन होगी, आपको केवल ट्रांसफर प्राइस को रेफर करना है क्योंकि सारी कैलकुलेशन ट्रांसफर प्राइस पे होगी, मार्केट प्राइस हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। मार्केट प्राइस आपका लास्ट में काम आता है जब हम लोग कंपेयर करते हैं आपके मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को और आपकी कॉस्ट को, तो जनरली जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब ये काम में नहीं आएगा। TY के 2 के साथ थोड़ा रीड करिए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर। यहां पर पहला मिस्टेक पॉइंट है इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस में। फिक्स इंटरेस्ट रेट गिवन इन क्वेश्चन इज कंसिडर्ड बिगनिंग इंटरेस्ट रेट। अगर फिक्स इंटरेस्ट रेट गिवन है इसका मतलब ये आपकी स्टार्टिंग की इंटरेस्ट रेट है। इफ क्वेश्चन आस्क हाउ फार इंटरेस्ट रेट रिस्क इज हैज थ्रू कैप ऑप्शन, क्वेश्चन ने बोला कि किस तरह से आपकी इंटरेस्ट रेट रिस्क कैप ऑप्शन यानी कॉल ऑप्शन के थ्रू हैज होती है। हमें क्या करना है, ऐसे केस में हमें बताना है कि कॉल ऑप्शन से कितना बेनिफिट हो रहा है।
तो देन शो बेनिफिट यूजिंग कॉल ऑप्शन, टी वाई के 3 में काम आएगा। इग्नोर द प्रोजेक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट गिवन इन क्वेश्चन, ओनली एक्चुअल इंटरेस्ट रेट रीसेट डेट्स आर रिलेवेंट फॉर कैलकुलेटिंग पे आउट। क्वेश्चन के अंदर कभी कभी इंटरेस्ट के प्रोजेक्शन गिवन होते हैं और एक्चुअल रेट गिवन होती है, प्रोजेक्शन को हमेशा इग्नोर करना है, केवल एक्चुअल रेट ही हमारे काम की होती है। टी वाई के 7 में बताया है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं आपके इस टी वाई के 7 को, चैप्टर नंबर 12। तो टी वाई के 7 पे चलना है। टी वाई के 7 होगा हमारे पेज नंबर शायद 30 पे, 30 तो पेज नंबर ही नहीं है, पेज नंबर 18 पे मिल जाएगा शायद। तो ये आपका टी वाई के 7 है। अब टी वाई के 7 में आप देखेंगे तो यहां पर आपको गिवन है प्रोजेक्शन, तो फर्स्ट पार्ट में आपके प्रोजेक्शन गिवन है और सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है आपके एक्चुअल। तो यहां पर आपको गिवन है एक्चुअल रेट, तो आपके ये जो प्रोजेक्शन वाला पार्ट है कि 31 मार्च की 8.75, 14 की 10, 15 की 10.5 और 16 की 7.75, ये सारी प्रोजेक्शन आपके काम की नहीं है, इसको आपको इग्नोर करना या कैंसिल करना है। आपके लिए जो रेट रिलेवेंट है वो आपकी एक्चुअल रेट होती है हमेशा सेटलमेंट के लिए। तो ये आपका टी वाई के 7 है जो आपको ध्यान में रखना है। फिर इंटरेस्ट रेट स्वैप के मिस्टेक पॉइंट है कि इन प्लेन वैनिला स्वैप through an OIS overnight index swap the floating rate changes daily so principal is compounded daily। क्वेश्चन में बोला है आपका जो स्वैप है वो आपका OIS है यानी ओवरनाइट स्वैप है, तो डेली आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा और डेली आपका इंटरेस्ट का कंपाउंडिंग होगा। If Sunday is holiday, then interest rate of Saturday will be charged for 2 days with no compounding। अगर संडे हॉलीडे आ रहा है तो सैटरडे के रेट को 2 डेज से मल्टीप्लाई करके 2 दिन का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आप। टी वाई के 5 आप रेफर कर सकते हैं। इफ नथिंग इज मेंशन देन अज्यूम 365 डेज इन अ ईयर। क्वेश्चन में स्पेसिफाइड कुछ भी नहीं है, 365 डेज मान के चलेंगे। इंटरेस्ट रेट स्वैप था। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बिजनेस वैल्यूएशन। यहां पर क्या मिस्टेक्स है, तो if question does not provide value of det beta then assume det beta equal to 0। अगर det beta 0 है तो बीटा एसेट क्या होगा, बीटा एसेट होगा बीटा इक्विटी इंटू इक्विटी का वेट। तो इक्विटी का वेट होता है इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी प्लस डेट इंटू 1 माइनस टैक्स। If company has more than one business, then its asset beta will be weighted average asset beta of business। तो अगर कंपनी के मल्टीपल बिजनेस है, हर बिजनेस के एसेट बीटा का वेटेड एवरेज कर लोगे तो एसेट बीटा ऑफ कंपनी मिल जाएगा। एसेट बीटा, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, आपके बिजनेस वैल्यूएशन में एसेट बेस्ड वैल्यूएशन की अप्रोच होती है। वहां पर क्या ध्यान रखना है कि डेफर्ड टैक्स एसेट आपका एक नॉर्मल एसेट है और उसको नेट एसेट वैल्यू में ऐड करना है। ऐसा मत करना कि डेफर्ड टैक्स एसेट को एक्सक्लूड कर दिया, ये आपका एक नॉर्मल और जेन्युइन एसेट होता है। Contingent liabilities reduced from net asset value assuming it is materialized at full amount। क्वेश्चन में आपको contingent liability गिवन है, आप अज्यूम कर लीजिए कि ये मटेरियलाइज हो जाएगी यानी इसका पेमेंट करना पड़ेगा और इसको आप लोग यहां पर लेस करेंगे। फिर इनकम बेस्ड वैल्यूएशन। इनकम बेस्ड वैल्यूएशन में ध्यान रखना है कैपिटलाइजेशन रेट गिवन नहीं है तो हम उसको सीएपीएम के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, जहां पर बीटा होगा आपका कंपनी का बीटा। इलस्ट्रेशन 2 में काम आता है। Do not deduct contingent liability from value arrived from capitalization method। कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू जो वैल्यू आया है उसमें कभी भी कंटिंजेंट लायबिलिटी माइनस नहीं करते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब भी हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपको मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और इक्विटी वेस्ट यूज करना है। अगर मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो आप बुक वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो वैक कैलकुलेशन में हमेशा मार्केट वैल्यू यूज होगी, गिवन नहीं है तो बुक वैल्यू यूज कर सकते हैं। कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन का क्या मिस्टेक पॉइंट है, इफ क्वेश्चन आस्क्ड टू कैलकुलेट रेंज ऑफ वैल्यूएशन देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर यूजिंग ऑल पॉसिबल मेथड। क्वेश्चन ने बोला कि रेंज ऑफ वैल्यूएशन बताइए, तो हम क्या करेंगे, जो भी पॉसिबल मेथड है जिसके थ्रू वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है वो सब कैलकुलेट कर देंगे। जैसे मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर से होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो से होगी, तो इस तरह से आपकी रेंज कैलकुलेट कर देंगे। टी वाई के 1 में आपको देखने को मिलता है। If question asked to distribute number of share received on acquisition between fully paid shareholder and partly paid shareholder, क्वेश्चन में क्या हुआ कि आपको कुछ कैश मिला, अब कैश को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इक्विटी वालों में। अब इक्विटी के अंदर कुछ लोगों ने पूरा पैसा दिया है, कुछ लोगों ने पार्टली पैसा दिया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो जो आपके पार्टली पेड शेयर है
उनको कन्वर्ट कर दीजिए फुली पेड शेयर में और फिर आप अपने शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो ये TYK5 में आपको देखने को मिलेगा। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ फुली पेड शेयर कैसे निकलते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टली पेड शेयर को मल्टीप्लाई करते कि कितना अमाउंट पे करा है डिवाइड बाय टोटल कितना अमाउंट था, यानी फेस वैल्यू कितना था। अगर आपके टोटल पार्टली पेड शेयर 100 है और उन्होंने पे करे 5 रुपए और फेस वैल्यू 10 रुपीज था, तो आप 100 इंटू 5/10 यानी 50 इक्विवेलेंट फुली पेड शेयर उनको कंसिडर करेंगे एंड उसके बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। TYK5 में आप और सीख सकते हैं। If question says capital expenditure are offset by depreciation, क्वेश्चन ने बोला है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन एक दूसरे को ऑफसेट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी इज इन्वेस्टिंग द सेम डेप्रिसिएशन अमाउंट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी जितना डेप्रिसिएशन हो रहा है उतना ही हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन सच केसेस वी डोंट हैव टू गिव एनी एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन एंड कैपेक्स। ऐसे केस के अंदर अगर डेप्रिसिएशन और कैपेक्स का वैल्यू सेम है तो उनका एडजस्टमेंट करने की नीड नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ऑफसेट करेंगे तो दोनों का इंपैक्ट जीरो हो जाएगा। फिर है हमारा इफ क्वेश्चन मेंशन ग्रॉस मार्जिन यानी ग्रॉस प्रॉफिट बाय टर्नओवर एंड एसेट टर्नओवर यानी टर्नओवर बाय टोटल एसेट, रेशियो विल रिमेन सेम इन ग्रोथ एंड स्टेबल ईयर। क्वेश्चन ने बोला है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन भी और आपकी एसेट टर्नओवर भी दोनों सेम रहेंगे आपके ग्रोथ ईयर में। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो एसेट है और आपका जो प्रॉफिट है ये भी सेम ग्रोथ स्पीड से इंक्रीज होगा। देन इट मींस ग्रॉस प्रॉफिट और टोटल एसेट विल इंक्रीज एट सेम ग्रोथ रेट ऑफ रेवेन्यू। फिर नेक्स्ट है आपका ईवीए। ईवीए के अंदर आपके क्या क्या मिस्टेक हो सकते हैं? करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन को इन्वेस्टेड कैपिटल में कभी भी ऐड मत करना। व्हाइल कैलकुलेटिंग नोपैट वी हैव टू रिड्यूस टैक्स परसेंट फ्रॉम EBIT एंड नॉट द टैक्स एक्सपेंस गिवन इन रुपीस। जब नोपैट कैलकुलेट करते हैं, अगर नोपैट होता है आपका EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स, तो एक एग्जांपल ले, अगर यहां पर हम मेरा EBIT है 100 रुपीज का, टैक्स है मेरा 30% का और टैक्स का अमाउंट भी गिवन है 20 रुपीज का। ऐसे केस में आप नोपैट कैसे निकालेंगे? नोपैट होता है हमारा EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स। EBIT है 100 का, 100 इंटू 1 माइनस टैक्स करना है यानी 30% करना है, तो नोपैट आना चाहिए 70 रुपीज। आपको ऐसा नहीं करना है कि EBIT में जो टैक्स का अमाउंट गिवन था वो माइनस किया, आपको हमेशा टैक्स का परसेंट माइनस करना है। इलस्ट्रेशन 5 में आप सीख सकते हैं इसको। इन EVA क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ डेट इज नॉट गिवन, देन अज्यूम कंपनी हैज बोरोड एट रिस्क फ्री रेट। क्वेश्चन में रिस्क फ्री रेट गिवन है लेकिन कॉस्ट ऑफ डेट नहीं गिवन है, हम लोग मान लेंगे रिस्क फ्री रेट पर हमने बोरो किया है। TYK 16 में देखने को मिलेगा। While calculating weight of equity for WACC, include value of patent in equity but do not include any non-cash adjustment। जब हमें weighted average cost चाहिए होता है तो इक्विटी का वेट लेना होता है। इक्विटी के वेट के अंदर आपको यहाँ पर पेटेंट का वैल्यू ऐड करना है, क्योंकि पेटेंट का वैल्यू अगर आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखा तो जब रिकॉर्ड करोगे तो रिजर्व का पार्ट बनेगा और रिजर्व का पार्ट इक्विटी का पार्ट होता है, तो ये आपको ऐड करना है। लेकिन कोई नॉन कैश एडजस्टमेंट ऐड नहीं करना है, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऐड नहीं करेंगे। TYK 16 में सीखने को मिलेगा ये। इफ क्वेश्चन मेंशन स्टॉक ऑफ कंपनी मूव्स इन टेंडम विद मार्केट, क्वेश्चन एक सिंगल सी लाइन बोल दी कि स्टॉक मार्केट के साथ मूव करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बीटा ऑफ स्टॉक और बीटा ऑफ मार्केट सेम है, यानी बीटा ऑफ स्टॉक इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब बीटा स्टॉक बीटा ऑफ मार्केट सेम, विच मींस कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका मार्केट रिटर्न ही रहेगा। बीटा सेम है तो CAPM अप्लाई करेंगे तो मार्केट रिटर्न ही आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी बनेगा। If revenue is given in question but interest, tax, other expenses not given, then assume them zero and NOPAT equal to revenue। क्वेश्चन में केवल रेवेन्यू गिवन है, कोई एक्सपेंस नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई टैक्स नहीं, कुछ भी नहीं बताया, तो NOPAT कोई रेवेन्यू मान लेंगे। TYK 16 में भी ऐसा ही किया है। नेटवर्थ क्या होता है? इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये आपका बिजनेस वैल्यूएशन था। अब हमारा लास्ट चैप्टर है, इसके मिस्टेक पॉइंट्स है। क्या क्या मिस्टेक पॉइंट्स है? बेसिक कंसेप्ट में पहला, वैल्यू ऑफ डेट गिवन इन क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैन बी कैलकुलेटेड। क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ डेट गिवन है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे? तो इक्विटी होता है वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस डेट। अब इस फॉर्मूले के थ्रू वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर नेगेटिव आ गया तो इक्विटी के वैल्यू को जीरो मान लो।
इन सच केस वैल्यू ऑफ डेट इक्वल टू वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो जब भी आपका इक्विटी का वैल्यू जीरो होगा, इसका मतलब बिजनेस का वैल्यू आपके डेट के वैल्यू से आ रहा है, तो वैल्यू ऑफ डेट होगा वैल्यू ऑफ बिजनेस, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेट क्या होगा, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू। तो ये आपका TYK15 का कंसेप्ट है। TYK15 के साथ रीड करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन सिंपल सी बात क्या बोली है कि इक्विटी का वैल्यू होता है बिजनेस माइनस डेट। इक्विटी का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, तो हमें उसको जीरो मानना पड़ेगा। फिर आपका मर्जर्स एंड एक्विजिशन थ्रू स्टॉक डील, यहां पर क्या बातें ध्यान रखेंगे। इफ क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई एनी पैरामीटर देन यूज मार्केट प्राइस फॉर कैलकुलेटिंग एक्सचेंज रेशियो। एक्सचेंज रेशियो के लिए पैरामीटर नहीं बताया तो मार्केट प्राइस ले लोगे पैरामीटर के लिए। एक्सचेंज रेशियो इज ऑलवेज बेस्ड ऑन पर शेयर वैल्यू नॉट एट द टोटल वैल्यू। जब भी एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करना होगा पर शेयर वैल्यू पर ही कैलकुलेट करोगे। आपको हमेशा एक्सचेंज रेशियो मार्केट प्राइस पर शेयर पे करना होता है, मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी पे नहीं। तो पर शेयर वैल्यू पे करना है, टोटल वैल्यू पे कभी नहीं करना है एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट। फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेशियो कैन बी बेस्ड ऑन अर्निंग पर शेयर बट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन टोटल अर्निंग। If exchange ratio needs to be calculated using multiple parameter according to their respective weights, then it is calculated as weighted average. Multiple parameter given है और उनके अकॉर्डिंग exchange ratio निकालना है, तो हर पैरामीटर के थ्रू exchange ratio निकालो, उसका weighted average करो। weighted average जो आएगा वो हमारा final exchange ratio रहेगा। weighted exchange ratio होता है exchange ratio into weight. If question asked to calculate exchange ratio, क्वेश्चन ने अगर एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करने की कहा है, इफ शेयर होल्डर ऑफ टारगेट वुड नॉट बी एट लॉस, टारगेट एंड एक्वायरर वांट्स टू एंश्योर अर्निंग टू मेंबर आर सेम, अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर विल नॉट डिमिनिश। क्वेश्चन ने बोला एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करो और इस तरह से कैलकुलेट करो कि टारगेट को लॉस ना हो, आपकी अर्निंग जो है वो सेम हो आफ्टर मर्जर भी, और आपकी जो अर्निंग है वो डिमिनिश ना हो। अगर इन तीन में से कोई सी भी बात हुई है, इसका मतलब क्या है कि आपका एक्सचेंज रेशियो आपकी अर्निंग पर शेयर पर बेस्ड होना चाहिए। देन कैलकुलेट एक्सचेंज रेशियो यूजिंग ईपीएस एंड शो द अर्निंग। लास्ट पॉइंट है, इफ क्वेश्चन गिव्स द पी रेशियो ऑफ एक्वायरर बट डज नॉट गिव द पी रेशियो आफ्टर मर्जर, देन अज्यूम पी रेशियो ऑफ एक्वायरर बिफोर मर्जर विल कंटिन्यू रिमेन अनचेंज आफ्टर मर्जर। आपको बिफोर मर्जर का पी रेशियो गिवन था, आफ्टर मर्जर का पी नहीं गिवन है, तो आप बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लीजिए कि बिफोर मर्जर का पी आफ्टर मर्जर भी कंटिन्यू होगा। TYK24 में आप इसको सीख सकते हो। तो ये हमारे सारे मिस्टेक पॉइंट्स थे आपके AFM के सारे चैप्टर्स के, लगभग सब हमने कवर कर लिए हैं। आपको इनको एक या दो बार जरूर अच्छे से रिवाइज करना है जब तक आपको याद ना हो जाए। जो मिस्टेक पॉइंट आपको सिंपल लगते हैं कि ये तो मुझे आता है, उसको आप कैंसिल कर दीजिए ताकि आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच जाएंगे, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। आज के सेशन में अब बस इतना ही, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में अगर आपको लिस्ट ऑफ एम्बिगुअस क्वेश्चन चाहिए जहां पर ICI के जो आंसर है वो हमारे लॉजिकल आंसर से मैच नहीं होते, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट चाहिए जहां पर ICI के आंसर थोड़े रॉन्ग है, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए लिस्ट ऑफ एम्बिगुअस क्वेश्चन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लिस्ट ऑफ एम्बिगुअस क्वेश्चन भी लेके आ जाएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन के अंदर।